जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ऑनलाइन आवाज आ रही? अच्छा, आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बरकत नाम से। सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद आईसीटी पे। आज का ओरिएंटेशन सेशन है। जैसे आपको पता है आज का हमारा एजेंडा क्या होगा। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम 5 एरियाज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ हम अपने बारे में बताएंगे, कुछ आपसे आपके बारे में पूछेंगे। उसके बाद हमारा कोर्स प्लान क्या होगा, फिर हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे। और उसके बाद आपके पास की टेक अवेज होंगे इस कोर्स के बारे में, क्या बेनिफिट्स होंगे जो आपको इस कोर्स से मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर सेशंस होगा। अच्छा, सबसे पहले आईसीटी के बारे में बताते जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन अदारा है जो कि कोलैबोरेटेड है विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अदारे का आगाज हुआ इस्लामाबाद से, शहर इक़्तिदार से, और उसके बाद जाना हुआ शहर कायद। और शहर कायद के बाद आए हम जिंदा जलाने लाहौर। आईसीटी जो बना था, बेसिकली इसके बनाने का पर्पस क्या था कि टैक्सेस की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो आपको इम्पार्ट करना। क्या करना? ट्रेनिंग इम्पार्ट करना ना। अच्छा, वो सिर्फ यही नहीं थी कि पाकिस्तान की टैक्स ट्रेनिंग, अक्रॉस द अदर कंट्रीज भी। जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा होगा यूएसए टैक्सेशन के बारे में भी है, यूके टैक्सेशन के बारे में भी आईसीटी कोर्सेज ऑफर करता है, ट्रेनिंग ऑफर करता है। यूए टैक्सेशन के बारे में भी आईसीटी ट्रेनिंग ऑफर करता है। देन कैनेडियन टैक्सेशन के बारे में भी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ऑफर की जा रही है। फिर जो आप जिसके लिए कोर्स के लिए आप जहाँ पे मौजूद हैं, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, जो कि पाकिस्तान के टैक्स के लॉ के बारे में है। देन एडवांस टैक्स लिटिगेशन का कोर्स है जिसमें नोटिस को कैसे हैंडल करना है, एपेलेट फोरम के सामने कैसे अपेयर होना है, अपील कैसे प्रिपेयर करनी है, रेफरेंस कैसे फाइल किए जाते हैं, उनके बारे में है। देन सेल टैक्स मास्टरी है कि सेल टैक्स में जो अभी सबसे ज्यादा देखिए, इनकम टैक्स क्या होगा, साल के बाद करना होगा। सेल टैक्स क्या होता है, मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल किए जाते हैं। सेल टैक्स में आपको क्या क्या मास्टरी इसमें आ गई, क्या क्या चीजें सेल टैक्स से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स से पर्टेनिंग इसमें बातें हो रही होती हैं। देन सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर है। इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके जो इनकम टैक्स के जो रिटर्न है ना, उनको कैसे प्रिपेयर किया जा रहा होता है। सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर और सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर में फर्क यह है कि टैक्सीफाइड टैक्स एडवाइजर में आपके पास लॉ की बैकिंग होगी कि जो हम काम कर रहे होते हैं इसके पीछे लॉ क्या वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फोकस होगा पोर्टल के ऊपर कि आपने रिटर्न कैसे प्रिपेयर करने हैं। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी के तो कोर्स भी ऑफर करता है। देन कंपनी सेक्रेटरी का भी है, और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का भी है, और आखिर पे फाइनेंसिस फॉर नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। तो ये सारा पोर्टफोलियो है जो कि आईसीटी आपको ऑफर करता है। इसमें हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तानी टैक्सेस नहीं, जबकि पाकिस्तान के अलावा जो बाकी टैक्सेस हैं जैसे कि यूएसए, यूके, यूएई एंड कैनेडियन, इनके बारे में भी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहा होता है। देन मेरे बारे में, मैंने आपको इस कोर्स में सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर में अपने बारे में थोड़ा सा बताता चला जाऊँ। मेरा नाम चौधरी हसन महमूद है। आई एम एन एडवोकेट हाई कोर्ट सिंस 2016। और मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, और मैंने एलएलबी करा तभी मैं एडवोकेट बना, उसके बिना तो नहीं बन सकते ना। और मैंने आई कैप की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है वो क्यूसी रेटेड फर्म से इस्लामाबाद से कंप्लीट की, और उसके बाद मैं लाहौर में एक क्यूसी रेटेड फर्म के साथ ही एसोसिएटेड हूँ और कुछ अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये तो थी चंद बातें मेरे बारे में। अब मुझे आप अपने बारे में बताएं। जी सर, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। अच्छा, तो इसके बाद हम कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ेंगे इनकम टैक्स का एरिया, फिर हम पढ़ेंगे सेल टैक्स का एरिया, कंपनी लॉ, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। फिर हम बेसिक गवर्निंग तक पढ़े होंगे जहाँ पे जाके इंटरव्यू होगी इनकी। अच्छा, आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? वेनसडे एंड थर्सडे होगा। 6:30 से लेके 8 बजे तक हमारी क्लास हुआ करेगी, फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल हुआ करेगी और ऑनलाइन जूम पे अवेलेबल हुआ करेगी। अच्छा, देन अच्छा, अब इन कोर्सेज में ना हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं। कोर्सेज में हमारे पास एक एरिया होगा कॉर्पोरेट लॉ वाले एरिया। कारोबार करने के कानूनी तरीके कितने होते हैं? 3। जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना के काम कर सकते हैं, या पार्टनरशिप बना के काम कर सकते हैं, या कंपनी बना के काम कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स क्या होती हैं, ये कैसे होती है, ये कैसे फॉर्म होती है। इसको फॉर्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, अपने एनटीएन के ऊपर क्या करना होता है, अपना बिजनेस नेम ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ये बिजनेस नेम कैसे ऐड होता है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। यहाँ पे एनटीएन कैसे बनाते हैं और उस एनटीएन पे अपना बिजनेस नेम कैसे ऐड करते हैं, किसके लिए, फॉर
एस्टेब्लिशमेंट प्रोप्राइटर, कि अगर एक अकेला बंदा काम कर रहा है तो उसने अपने आप को लीगली कैसे एस्टेब्लिश करना है। देन इसके बाद दूसरा तरीकाकार क्या है हमारे पास, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कितने होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप कैसे एस्टेब्लिश होती है, उसका अपना एक पोर्टल है पंजाब गवर्नमेंट का। आप यहाँ पे जाएंगे, इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे। इसको देखने के बाद ये उनका लॉगिन आईडी है, ये उनका पार्टनरशिप बनाने के लिए उनका जो पोर्टल है। इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे अब हम लॉग इन करते हैं, तो इसमें हमने कैसे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना होता है। जैसे इसके रजिस्ट्रेशन के जितने भी स्टेप्स हैं ना, रजिस्ट्रेशन के जितने भी स्टेप हैं, पार्टनरशिप डीड कैसे बनता है, उसमें किस बात का ख्याल रखना होता है, उसको कैसे वेट करते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको यहाँ पे कैसे स्कैन करने के बाद अपलोड करते हैं, सारे मैटर्स यहाँ से डील कर रहे होंगे। कितनी वैल्यू के स्टैम्प पेपर के ऊपर पार्टनरशिप डीड को प्रिंट करना होता है, फिर उसके साथ एक फॉर्म वन होता है, उसको कैसे फिल करते हैं, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करने के बाद इस पोर्टल से यहाँ से प्रैक्टिकली गो थ्रू कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप, कि आपने जब अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है तो आपको इस इन स्टेप्स पे यहाँ पे आपने क्या क्या ख्याल रखना है। फिर हमारे पास तीसरा तरीका होता है कानूनी तौर पे काम करने का, कंपनी। कौन सा, कंपनी। तो आपने एससीसीपी का नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये उसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हमारे पास कंपनी के लिए रेलिवेंट लॉज कौन सा होता है, हमने यहाँ पे आके यहाँ पे देखेंगे कि एक टैब नजर आ रहा होगा आपको कंपनी फॉर्मेशन का। इसमें से हम कंपनी की थोड़ी जूरिस्प्रूडेंस, उसकी लीगल बैकिंग लेंगे। बैकिंग करने के बाद इनका एक अपना पोर्टल है लीप के नाम से। एससीसीपी का पोर्टल किस नाम से, लीप के नाम से, लीडिंग एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्रेस। यहाँ पे अगर कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुई है तो उसको कैसे, उसके क्रेडेंशियल्स कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या उससे नाम मिलता जुलता जो हम काम नाम सोच रहे हैं, क्या उससे नाम से चले तो नहीं कंपनी बनी हुई, इसको यहाँ पे सर्च करना सीखेंगे। फिर यहाँ पे कंपनी बनाएंगे कैसे, यहाँ पे कंपनी बनाएंगे कैसे, इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपने पोर्टल पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको लीप का पोर्टल इस तरह का व्यू आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, इस तरह का व्यू आ रहा होगा। इसमें एक्सप्लोर करके देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। आपने यहाँ पे अपने जो भी आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी होगी, यहाँ पे ड्राफ्ट, पेमेंट, अंडरव्यू, ऑब्जेक्शन, अप्रूव का क्या मतलब है। यहाँ आपने अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है तो आपने कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके हम इस पे न्यू कंपनी पे जाएंगे। यहाँ पे पहले नेम रिजर्व करना सीखेंगे। नेम रिजर्व करने के बाद अगर हमने कंबाइन प्रोसेस में जाएंगे, नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन में, तो यहाँ से कैसे आगे गो थ्रू करेंगे। ये सारे प्रोसेस हम प्रैक्टिकली इस पे देख रहे होंगे। किसके ऊपर, लीप के ऊपर। जब कंपनी बन जाएगी, जब कंपनी बन जाएगी और उसके बाद फिर आपको कौन कौन से काम क्या होंगे वो आपको करने होंगे। एक तो कंप्लायंस होती है, एससीसीपी किसका अदारा है, कंपनी से डील करता है। तो आपने ऐसी कौन कौन सी कंप्लायंसेस हैं जो आपने एनुअल बेसिस पे एससीसीपी के साथ करनी होगी। एक तो कंपनी बनने के बाद आपको इनको इनकॉर्पोरेशन करनी होगी, कुछ कंप्लायंसेस करनी होगी, और कुछ आपको क्या करनी होगी एनुअल बेसिस पे। जैसे कि हम उसकी पूरी टाइमलाइन बनाएंगे कि आपका 30 जून को, अगर 30 जून 2025 को अगर आपका ईयर फंड खत्म हो रहा है, तो आपने कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस टाइमलाइन से पहले करनी है। आपने पहले फॉर्म 9 का फाइल करना है, फॉर्म 1 का आपके ऊपर अकाउंट फाइल करने की अपनी ऑब्लिगेशंस है, किस कंपनी पे है किस कंपनी पे नहीं है, और वो उसने इसके पास ड्यू टाइमलाइन क्या है जब तक उसने ये सारा काम करना है। फिर हम देखेंगे अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनरशिप के लिए एक फॉर्म 19 फाइल किया जाता है, वो कैसे फाइल करेंगे। तो सारी एनुअल कंप्लायंसेस होंगी। और ये एससीसीपी वाली जो एनुअल कंप्लायंसेस होती है ना, ये कंपनी के इनकम टैक्स रिटर्न से पहले होती हैं। कंपनी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, अगर कंपनी का 30 जून 2025 ईयर एंड है, तो उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करने होते हैं, 31 दिसंबर 2025 तक। लेकिन एससीसीपी की कंप्लायंसेस उससे पहले आ जाती हैं, एससीसीपी की कंप्लायंसेस उससे पहले आ जाती हैं। इन कंप्लायंसेस पे हमारे उसके बाद हम अकाउंटिंग का भी कुछ एरिया पढ़ रहे होंगे इसमें। इसमें हमारे कोई राउंड अबाउट 6 लेक्चर सर्व हो रहे होंगे इस एरिया में। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने इनकम टैक्स की तरफ। क्या लिखा हुआ है, बेसिक टर्म। जब हम अपने इनकम टैक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है, और इससे आगे क्या लिखा हुआ है, टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर क्या होता है, पर्सन, इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। फिर इनका आगे जाके स्टेटस देखेंगे कि रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। ये सारे हम अपनी इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे।
उसके बाद किस लिए ले रहे होंगे कि हमने यहाँ पे रिटर्न कैसे फाइल करने हैं, हमने यहाँ पे रिटर्न कैसे फाइल करने हैं। एक तो यहाँ पे ये काम कर रहे होंगे, फिर हम देख रहे होंगे इस पे कि रिटर्न यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वाला, हेड्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? अगर किसी बंदे की सैलरी इनकम आ रही है तो वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, उसको रेंटल इनकम आ रही है, तो उसको यहाँ पे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। यहाँ पे सारा काम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सी इनकम आती है, कौन सी इनकम यहाँ पे नहीं आती, और उसके बाद यहाँ पे उसके साथ प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे। पहले हम अपनी एक्सेल पे वर्किंग करना सीखेंगे और उसके बाद उसको यहाँ पे रिटर्न्स में प्लॉट करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस की इनकम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, डिडक्शंस कैसे क्लेम करते हैं। फिर आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स, अगर लॉसेस आ रहे हैं तो पिछले साल के, वो कैसे क्लेम करने हैं, अपने बैलेंस शीट कैसे अपेयर करनी है। फिर ये हमारा तीसरा हेड ऑफ इनकम है। फिर हमारे पास चौथा हेड ऑफ इनकम है कैपिटल गेन, ये कैसे कंप्यूट करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ आएंगे अदर सोर्सेज, जिसमें और सारी इनकम कैसे आती हैं, ग्राउंड रेंट वगैरह कैसे अकाउंट फॉर होता है, वो यहाँ पे अकाउंट फॉर होंगे। फिर अभी आपने देखा होगा, जब सब कुछ जाके यहाँ पे कहाँ कंक्लूड होगा, जाके कंप्यूटेशन वाले टैब में देखें, आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब ये सारे सेट ऑफ इनकम जमा होते हैं तो फिर क्या बनता है, टोटल इनकम आती है। इन टोटल इनकम का क्या मतलब होता है, टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद होती है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट आ जाती है। शेयर इन अन टैक्स इनकम फ्रॉम एपी, इसका क्या पर्पज होता है। ये सारे टैब्स हम देख रहे होंगे और इनकी लीगल बैकिंग, मतलब कि यहाँ पे क्यों है, और अब मैंने इसमें ऐसी कोई फिगर नहीं एंटर कर देनी। इसको फिगर एंटर करके पीछे पहले हम अपनी वर्किंग करके देख रहे होंगे। देखिए पोर्टल ने ना लॉ के मुताबिक होना, लॉ ने पोर्टल के मुताबिक नहीं होना। इसमें तो फिगर कोई भी एंटर कर देंगे तो उसने तो एक्सेप्ट कर लेनी है ना। लेकिन हमने पहले देखना है कि सही फिगर होनी वैसी, वो सही फिगर बनेगी कैसे, लॉ की रोशनी में वो फिगर वर्कआउट कैसे होगी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ हमारे टैक्सेस डिडक्ट हो गए हैं, तो हमने उनको बेनिफिट कैसे लेना है। अगर एक सैलरीड पर्सन है, उसकी उसके एम्प्लॉयर ने उसका सैलरी का टैक्स विद कर लिया उसको सैलरी पेमेंट करते वक्त, तो सैलरीड पर्सन जब अपने रिटर्न फाइल करेगा तो वो उसका क्या करेगा, बेनिफिट ले लेगा। किस सेक्शन के तहत, 149 के तहत। हम यहाँ पे विद होल्डिंग से रिलेटेड क्या कर रहे होंगे, सारिया पढ़ रहे होंगे कहाँ कहाँ विद होल्डिंग आपकी होती है। मोर मशहूर जमाना सेक्शन 153, जिसमें सबसे ज्यादा विद होल्डिंग वाला एरिया आता है। हमारे कुछ दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम कर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा उनके साथ जो सेक्शन आ रहा होता है 148 अप्लाई हो रहा होता है उनके ऊपर। तो हम यहाँ पे डिडक्शन, जो हमारा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया उसका बेनिफिट हम यहाँ पे कैसे क्लेम करेंगे। जो टैक्स हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, हम उसका बेनिफिट कैसे ले रहे होंगे। फिर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज आ रहे होंगे कि अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, किसी बंदे ने प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, तो उसके टैक्स का जो गेन एंड लॉस है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाता है। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आपको यहाँ पे कहाँ से मिलेंगे, ये देखें। क्या वो एग्जाम्प्ट होगा, गेन एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, उसकी आगे देखेंगे कि ये टैब में आपने डाटा कैसे एंटर करना है। कुछ टाइम पीरियड, कुछ होल्डिंग पीरियड के बाद वो गेन क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो ये आपने होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करना होता है, गेन कैसे कैलकुलेट करना होता है। फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आपको कहाँ से मिलेंगे, हम यहाँ पे बकायदा डाटा एंटर करके देख रहे होंगे और उसके इम्पैक्ट देख रहे होंगे कि हमारे रिटर्न में इम्पैक्ट कैसे आता है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कैसे आता है, फिर हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट ऑन डेट, जो हमने पैसे रखे होते हैं बैंक में और उस पर हमें इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है, हमने उसको कैसे इम्पेक्ट करना है। क्या वो एक थ्रेश होल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाती तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और अगर वो एक थ्रेश होल्ड से नहीं एक्सीड करती तो उसका एक टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ये सारे एरियाज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इन एरियाज को देख रहे होंगे। और अल्टीमेटली आगे कहाँ गिरेंगे, जाके कंप्यूटेशन वाले टैब में। किस टैब में, कि आपका टैक्स बनता है, या अगर कोई आपका टैक्स ज्यादा कट गया तो क्या आपके ऊपर रिफंडेबल बनता है। तो यह सारे इन एरियाज को हम एक्सप्लेन करते होंगे। जो हमारे हमने यहाँ पे एरियाज देखे ना, फिक्स एडजस्टेबल टैक्स कौन सा होता है, फिक्स टैक्स कौन सा होता है, मिनिमम टैक्स कौन सा होता है, उनका इम्पैक्ट यहाँ पे आके आज कैसे आ रहा होगा। अल्टीमेटली आपकी टैक्स की कंप्यूटेशन कहाँ से आ रही होगी, देखिए पीछे जाके क्या है, हेड्स ऑफ इनकम है। उन हेड्स ऑफ इनकम में एंटर करेंगे तो यहाँ पे जाके आपके पास चीजें आ रही होंगी। इनका उनके साथ रिलेशनशिप आपको यहाँ पे डिपेक्ट हो रहा होगा कि रिलेशनशिप कैसे आपको वर्क करता है। फिर इंडिविजुअल के केस में उसकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की जाती है कि एक बंदे के पास जाती असासाजात कितने हैं और उसने कितने लोगों के कोई जिम्मेदारियां हैं दूसरों की तरफ उसकी, पर्सनल कौन से पर्सनल, ये सिर्फ इंडिविजुअल ने फाइल करनी होती है। किसने, इंडिविजुअल ने। उसने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कैसे शो करने होते हैं, उनको करते वक्त कौन सी आपने एहतियातें करनी है वो करनी है। फिर आपने यहाँ पे जब रिकन्सिलिएशन में आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे पहले एक्सेल पे रिकन्सिलिएशन करके बताऊंगा कि फिर आपने यहाँ पे जाके चीजें एंटर करनी है। कब आपकी गिफ्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, इनहेरिटेंस में चीजें कैसे आएंगी,
यहाँ पे आपके जो पर्सनल एसेट्स आ रहे होंगे, इसमें आपने अपने बैंक अकाउंट को कैसे डिक्लेयर करना है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपने उसको कैसे डिक्लेयर करना है, वो एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, या किस तरह की प्रॉपर्टी है, वो आपने यहाँ पे कैसे डिपिक्ट करनी है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपने उसको कैसे शो करना है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसको आपने कैसे शो करना है। इन सारे एरियाज पे हम काम कर रहे होंगे। और किसी भी इंडिविजुअल के रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी क्या होती है, वेल्थ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? वेल्थ स्टेटमेंट। आपकी वेल्थ में चीजें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, आपके पास इतने असासाजात ही नहीं, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, और आपने एक ट्रांजेक्शन करी है, और एफबीआर पूछता है आपसे कि बताएं इसके जराए कहाँ से आए, इसके जराए कहाँ से आए। और फिर जब रिटर्न की तरफ देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो जी अपने कंसल्टेंट से कहा था फिल कर दें, तो उसने तो कहा ही नहीं। हालांकि कंसल्टेंट को कहा ही नहीं होता उस वक्त, उसको कहने की सिर्फ एक ही बात पे जोर होता है, यार जो समझ में आता है कर, तो बस जैसे तैसे करके मुझे फाइलर कर दो। क्या कर दो? फाइलर कर दो। पीछे का काम करना है कुछ नहीं, जैसे कैसे करके कर दो, मुझे फाइलर कर दो। हमने वो गलतियां यहाँ पे नहीं करनी। हमने दिहाड़ीदार कंसल्टेंट नहीं बनना। पक्की बात है। ये सारे एरिया हम किसमें देख रहे होंगे, अपने इनकम टैक्स में, विद होल्डिंग की प्रोविजन। और अल्टीमेटली जाके अपने कहाँ देखेंगे कि हमारे रिटर्न, जब हम अपना रिटर्न सबमिट करते हैं तो हमें एक ऑर्डर आ जाता है 120 का, सेक्शन 120 का असेसमेंट का ऑर्डर। वो हमें ऑर्डर क्यों आता है, उसके पीछे असेसमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, वो इसके साथ जाके देख रहे होंगे। और हमारा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इनकम टैक्स एरिया पे डिपेक्ट हो रहा होगा, इन्वेस्ट हो रहा होगा। और ये सारा काम हम यहाँ पे पहले देखें, कुछ लीगल कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे, ताकि सारे क्या होंगे, एक पेज पे आ जाएं। जब एक पेज पे आ जाएंगे, फिर हम कुछ काम कर रहे होंगे, करने के बाद हम एक्सेल पे देखेंगे कि इसका मतलब, पहले हम उसको वर्कआउट करके देखेंगे, फिर उसको रिटर्न के साथ पोर्टल पे लिंक करेंगे, और देखेंगे कि आपने कौन सी फिगर कैसे रिफ्लेक्ट करनी है और इसका क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद क्या है, सेल टैक्स। इसी तरह हम सेल टैक्स में क्या करेंगे, कुछ उसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स पढ़ेंगे। एक पर्सन क्या करता है सेल टैक्स में, सेल करता है। एक पर्सन की सेल्स होती है, दूसरे पर्सन की परचेज होती है। जो बंदा सेल करता है तो उससे चीजें क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, आउट हो जाती हैं उसके प्रेमिसेस से। तो जब वो बंदा सेल करेगा तो वो क्या करेगा, कौन सा टैक्स चार्ज करेगा, सेल टैक्स चार्ज करेगा। जब सेल टैक्स चार्ज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। और जो बंदा परचेज कर रहा होगा उसके लिए वो टैक्स क्या बन जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स माइनस का मैकेनिज्म क्या होता है, वैट मोड कहते हैं। और ये सप्लाई चेन क्या होती है, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए जब हम इनकम टैक्स में बात कर रहे थे, वहां पे हमने क्या बात की थी, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। जब हम सेल टैक्स में जाएंगे तो हमारी टैक्स पेयर की टाइप क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। वहां हम किसका काम कर रहे होंगे, इंपोर्टर का काम कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरर का काम कर रहे होंगे, होलसेलर का, डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का। वहां से इस एंगल से चीजें सोच रहे होंगे। देखिए दोनों में पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और फिर इनका सेल टैक्स की रिटर्न क्या होती है, हर महीने फाइल करनी होती है। इनकम टैक्स तो साल के बाद करते हैं ना, साल के बाद करते हैं। और सेल टैक्स की रिटर्न क्या होती है, मंथली होती है। अच्छा, जौन सी मैंने गुड्स सप्लाई किए हैं, क्या वो टैक्सेबल थे, क्या उन पे टैक्स लगना था, कितना लगना था, 18% लगना था, या उनके ऊपर ड्यूटी लगना था। या मेरी सप्लाई जो मैंने की है वो एग्जाम्प्ट होंगी। एग्जाम्प्ट होने के बाद फिर क्या वो मेरी सप्लाईज क्या थी, थर्ड स्केजुअल आइटम में तो नहीं फॉल फॉल कर रही थी। मैं तो ऐसी होम अप्लायंसेस तो नहीं सेल कर रहा था जो कि थर्ड स्केजुअल आइटम में फॉल होंगी। फिर थर्ड स्केजुअल आइटम के लिए खास मैकेनिज्म है कि आपने आउटपुट टैक्स किस वैल्यू पे चार्ज करना है, वो जाके इसको प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। तो ये सारा काम हम किस पे कर रहे होंगे, पोर्टल पे रिटर्न पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, जिस तरह इनकम टैक्स में क्या थे, विद होल्डिंग के टैक्स थे, कि जैसे आपकी इनकम आई, वो कहता है कि आप पेमेंट करने वाले की ऑब्लिगेशन है कि वो पेमेंट करते वक्त क्या करे, कुछ टैक्स विद हेल्प करके एफबीआर को जमा करा दे। इसी तरह सेल टैक्स में भी क्या होगा, कुछ पेमेंट करते वक्त टैक्स विद हेल्प करना होगा। अच्छा, इनकम टैक्स की विद होल्डिंग में परस्पेक्टिव आपका डिफरेंट होगा, सेल टैक्स में जाएंगे वहां पे विद होल्डिंग का परस्पेक्टिव डिफरेंट होगा। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें होंगी। वहां पे लिखा होगा 1/5 ऑफ द सेल टैक्स अमाउंट, कहीं लिखा होगा 1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यूज ऑफ अमाउंट। तो वहां पे छोटे छोटे फर्क है, उनको देखेंगे कैसे है। फिर इनको जो टैक्स विद हेल्प कर दिया अपने रिटर्न के साथ कैसे जमा कराना है। आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है। फिर हम जाके रिटर्न पे देखेंगे कि हमारी परचेजेस एनेक्जर ए में कैसे आती हैं, हमारी सप्लाईज एनेक्जर सी में कैसे आती हैं। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से जो इंपोर्ट के ऊपर हमने टैक्स पे किया होता है वो एनेक्जर सी में कैसे आता है। एनेक्जर डी में हमारी एक्सपोर्ट के साथ लिंक होती है, पर्सनल सिंगल विंडो के साथ लिंक होती हैं। तो सारे हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और फिर कुछ नए एनेक्जर्स आए हैं, जैसे कि एनेक्जर आपने सुना होगा, एनेक्जर H1 है ट्रेडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए एनेक्जर जे है, और दूसरा आपने एनेक्जर एफ का नाम सुना होगा। हम इनको वर्कआउट करना देखेंगे कि आपने इनमें करते वक्त इनको फिल करते करना है, और उनमें फिल करने वक्त आपने क्या तैयारियां करनी है। तो ये जो चीजें हैं ना, H1 का, एनेक्जर जे का, एनेक्जर, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, SRO 55 के थ्रू आई थी। फिर इसमें हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, तो इसके ऊपर हमारे पास फिर 6 लेक्चर लग रहे होंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कम क्यों टाइम, इसमें कम टाइम इसमें क्योंकि वहां पे आपकी इनकम टैक्स की कुछ ना कुछ बेस बन चुकी हुई होती है। आप चीजों को
अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पे उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ना क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक माइंड की शिफ्ट होती है यहाँ पे, सोचने के अंदाज में तब्दीली आती है सेल टैक्स में। देन उसके बाद ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन। आप सबके पास एक अपने पास मोबाइल फोन होगा। मोबाइल फोन में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है। वो क्या होता है, कॉपीराइट का सब्जेक्ट है। अच्छा, फिर उसके अंदर एक और काम प्रोसेस मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, पेटेंट होते हैं। फिर उसकी क्या होती है, आपके फोन की एक शेप होती है जो कि डिजाइन का सब्जेक्ट आता है। फिर वो आपने देखा होगा फोन के ऊपर आपका एक लगा लोगो लगा होता है। वो लोगो क्या होता है, ट्रेडमार्क। उस लोगो को, ट्रेडमार्क को किस अथॉरिटीज के पास कैसे रजिस्टर कराते हैं, इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। कौन सी अथॉरिटी होगी जिसके पास हम जाके इसको रजिस्टर कराएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है। लॉयर के तौर पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डिफरेंटली होती है, और अगर एप्लीकेंट के तौर पे रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के लिए डिफरेंटली होती है। वो दोनों का फर्क देखेंगे, और यहाँ पे जाके फिर हम देखेंगे कि हमने ट्रेडमार्क में कैसे फाइल करना है, कितनी फीस होगी, कौन सा फॉर्म हमने फाइल करना है, कितनी फीस जमा करनी है, कितना हमें टाइम होगा। फिर वन बाय वन स्टेप करके पूरा स्टेप देख रहे होंगे किसके ऊपर, कि हमने ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर कराना है। उसके बाद फिर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे होंगे। देखें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड ना हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, एक बिजनेसमैन की कलेक्टिव वॉइस होती है। अपनी बात को जमा करके, सबकी बात के आवाज के साथ करके हुकूमत को पहुंचाना, उनके साथ कोई बातचीत करनी हो, उनके साथ अपने मुतालबात बताने हो, अपनी मुश्किलात बतानी हो, तो उसके लिए क्या होता है, एक कलेक्टिव बॉडी बनी होती है। आपने देखा होगा अंजुमन ताजरान, जिस तरह की बॉडीज बनी है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, एप्टमा है, ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है, फिर ऑटोमोबाइल की एसोसिएशन है। तो सारी एसोसिएशन क्या होती हैं, अपने अपने एरिया में काम कर रही होती हैं। ये क्या कहलाती हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से पहले लाइसेंस लिया होता है उन्होंने, फिर जाके वो वहां पे रजिस्टर्ड होती हैं। तो इनका काम क्या होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, कि आपको ये स्टैब्लिश करके देते हैं कि आप क्या हैं, एक बिजनेसमैन है। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो वहां पे आपकी आइडेंटिटी कैसे स्टैब्लिश होती है, इन अदारों की मदद से। आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है बिजनेस टूर के ऊपर, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रेड एग्जीबिशन को क्या करना है, अटेंड करने के लिए, तो आपको यहाँ से क्या होगा, वीजा रिकमेंडेशन चाहिए। आप बिजनेसमैन है, आपने उस ट्रेड शो को अटेंड करने के लिए जाना है। इसी तरह आपने बाहर से किसी पर्सन को क्या करना है, पाकिस्तान में बुलाना है अपने बिजनेस डील के लिए या कोई और काम के लिए, जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आपने किसी इंजीनियर को वहां से काम करने के लिए बुलाना है। तो काम करने के लिए तो आपको यहाँ से क्या चाहिए, वीजा इनवाइट की रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये सारे काम आपके तौर पे कौन कर रहा होता है, चैम्बर। ये सन अवाना सेना तो तिजारत के जो रोड है चाइना चौक के पास करके, उसकी वहां पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग देखी होगी, उसकी बेसमेंट में इनकी रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। जब इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है जो कि साल के लिए वैलिड होता है। 31 मार्च तक इसकी वैलिडिटी होती है। तो 31 मार्च के बाद क्या होता है, 25 मार्च से पहले पहले इसको क्या कराना होता है, रिन्यूअल कराना होता है। तो ये आपको क्या कर रहे होंगे, हम ये सारा एरिया प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे, और इस पे हम होपफुली हमारे 2 लेक्चर्स लग रहे होंगे। अच्छा, ये लेक्चर जो है ना, ये मतलब एक टेंटेटिव प्लान है। ये टेंटेटिव प्लान है हमारे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपको किसी और एरिया में चाहिए सर हमें इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, तो हम इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। ये सिर्फ एक टेंटेटिव प्लान है जो एक आगे जाके आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो सकता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। अच्छा, ये तो था कि हम कोर्स में पढ़ेंगे क्या। क्या ये पढ़ना स्वाब का काम है? ऑब्वियसली नॉट। ऑब्वियसली कोई भी काम नहीं है स्वाब का काम। तो इसमें आपके पास तीन की टेकअवेज क्या होंगे, आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे लायर हैं, सिविल क्रिमिनल साइड पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने साथ एक नया एरिया ऑफ प्रैक्टिस इसको क्या कर सकते हैं, एज एन अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब सिविल में काम कर रहे होते हैं तो ऐसे काम कर रहे होते हैं ना, अदालत में ऐसे ही होता है। और फिर क्या होता है, रिकॉर्ड रूम ऐसा होता है, मुश्किल होती है ना? और फिर आपको 9 to 5 या एक पर्टिकुलर टाइम ब्रैकेट में आपको काम करना होता है। इनकम टैक्स क्या है, आसानी है। आप अपने सिस्टम पे बैठ के क्या कर सकते हैं, घर में बैठ के भी आराम से, जब आपको टाइम अवेलेबल हो, आप ये सारे काम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या होता है, एक आसान बात होती है। आप इस तरह अपनी एडिशनल इनकम के तौर पे इसे ऐड कर सकते हैं एज अ लॉयर के तौर पे। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अभी लॉ किया, और उनका मतमा नजर भी ये है कि उन्होंने क्या करना है, टैक्स की पहले दिन से टैक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है कि नहीं, आप एक बार कचहरी जाएं जरूर। आप एक बार कचहरी जाएं जरूर, थोड़ा टाइम वहां पे इन्वेस्ट करें। वहां पे इसलिए नहीं कि आपको लॉ के लिए, कचहरी में जाके इंसान कुछ और ना सीखे, मर्दमशनासी जरूर सीख जाता है। आप लोगों से कितनी टाइप के लोग होते हैं, आपने उनके साथ कैसे डील करता है, ये अपने लर्निंग प्रोस्पेक्ट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या करें, बेशक इसको अडॉप्ट करें, सारा कुछ काम करें, लेकिन आप कचहरी के एक पूरे माहौल से गुजर के जरूर आए। बेशक आप उसको अडॉप्ट करें ना, लेकिन आपको आइडियाज का पता होना जरूरी है। आप जैसे सेशन कोर्ट्स एरिया वहां पे जाके देख लें, फिर ये सिविल कोर्ट वाला एरिया बने अदल, वहां पे एक डिफरेंट माहौल है। आपने माहौल से घबराना नहीं है, आपने वहां से घबराना नहीं है। हो सकता है ना जब हम पढ़ के गए हो कि यूनिवर्सिटी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है, तो वहां पे जाके हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफर कर रही हैं। लेकिन आपने जाना किस लिए, लर्निंग पर्पस के लिए। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, कुछ जुबान की देखेंगे कि वकीलों की जुबान कैसे होती है। अच्छा, फिर आपने वहां पे रुकना नहीं है ना, अपने सफर में रुकना नहीं है। वहां से चीजें पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, देखेंगे कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती हैं, और फिर अपने आप को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, अपनी गुफ्तगू को बेहतर करेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, और खासकर अपने पास पढ़ने की आदत आएंगे। सिर्फ लॉ जर्नल्स को नहीं, इसके अलावा बाकी चीजों को भी। तो जो जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने बेबी लॉ की है, तो आप इस चीज को जरूर देखें। देखें, कानून में किताबें वही हैं, वही किताबें पढ़ के क्या होते हैं, सिविल जज बनते हैं, वही किताबें बन के एडिशनल बनते हैं। एडिशनल की आजकल सीटें आई हुई हैं मेरे को लाहौर हाई कोर्ट में। वही क्या क्या करते हैं, वही किताबें पढ़ के क्या करते हैं, वकील अच्छे वकील बनते हैं, और वही किताबें पढ़ के क्या होते हैं, जस्टिस बनते हैं। तो फिर आपके पास भी तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। फिर आपको फर्क क्या है, वक्त का, कि उन्होंने वो काम जो आज आप स्टार्ट करें, थोड़ी देर कुछ अर्सा पहले किया होगा। फिर वहां पे दूसरी चीज क्या होती है, एक्सपीरियंस, सोचने का अंदाज, जहन साजी हुई होती है। सीनियर वकील के पास ज्यादा नॉलेज होता है, नहीं, उसको क्लाइंट की नब्ज पे हाथ रखना होता है। और ये चीज टाइम के साथ ही आती है। आपने ये एस्पेक्ट्स भी क्या करने हैं, साथ साथ सीखने हैं। फिर आप कुछ अपने कोर्स करने के बाद टैक्स कंसल्टेंसी के तौर पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए टैक्स लॉयर ही हो। कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए आपको टैक्स लॉयर होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए काम क्या कर सकते हैं, किसी भी बगैर क्वालिफिकेशन के आप ये काम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करानी है, तो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं डील करता। आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, आप इसको आराम से परफॉर्म कर लेंगे। फिर पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर कराते हैं, ये भी आप पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। आप इसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, प्रोसेस का पता है, आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी की कंप्लायंसेस, कंपनीज एक्ट 2017 का आपके पास नॉलेज है। आप इन चीजों को जो अगर हम आपको इक्विप करेंगे, आप इसको सारे काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। देन इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, सेल टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इन सब काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास प्रैक्टिकली वो स्किल होनी चाहिए। इसके आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं होना जरूरी। ये काम आप क्या कर सकते हैं, आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो चीजें आती हों। देन कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। वो एरियाज क्या है कि जैसे आपने कमिश्नर के सामने अपेयर होना है, या आपने कमिश्नर अपील के सामने अपेयर होना है, तो फिर आपको कुछ सर्टन टैग लेके जाना पड़ेगा। वो टैग क्या होगा, जब आप एडवोकेट वहां पे अपेयर हो सकते हैं, या आप आईटीपी, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्टर हैं। तो ये दो लोग क्या हो सकते हैं, इन कामों को कर सकते हैं। फिर वहां पे एपलेट, इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल के सामने अपेयर होना है। जैसे लाहौर में जीपीओ के सामने है उनकी बिल्डिंग, वहां पे ट्राइब्यूनल है, तो वहां पे अपेयर होने के लिए आपके पास एडवोकेट हो या आईटीबी हो, वहां पे जाके अपेयर हो सकते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में टैक्स रेफरेंस फाइल करना, तो वहां पे आप एडवोकेट हाई कोर्ट हो सकते हैं, वहां पे आईटीपी अपेयर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करने के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होना जरूरी है। अच्छा, अब आपको एडवोकेट को बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि क्या है ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर क्या होता है। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर क्या होता है, जो एफबीआर के पास एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हुआ हो। अच्छा, जब एफबीआर उसे रजिस्टर करते हैं तो किस तरह का एक सर्टिफिकेट देता है, कौन, एफबीआर, कि आप क्या है, सर्टिफाइड हैं कि एज अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे। ये देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैसे रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे रजिस्टर्ड है। वो आपकी यहाँ पे पिक्चर लगी हुई होती है, यहाँ पे उनके ऑफिसर के नाम होते हैं, यहाँ पे आपका नाम, रेजिडेंस एड्रेस, सीएनआईसी नंबर लिखा होता है, और यहाँ पे आपकी पिक्चर होती है, और ये आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अच्छा, ये आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, ये आपको सर्टन क्वालिफिकेशंस अगर आप प्रेस्क्राइब करते हैं, आपके पास वो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशंस हैं, और आपके पास कुछ एक साल का टैक्स फर्म का एक्सपीरियंस है, फिर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो एफबीआर आपका क्या करेगा, इंटरव्यू करेगा। और इंशाल्लाह आपका कोर्स ये होगा, आपको इतना इक्विप करेगा कि आप ये इंटरव्यू क्या करेंगे, इजीली क्रैक कर लेंगे। अच्छा, फिर वो आपको क्या करेंगे, इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा। तब जब वो आपको अप्रूवल दे देंगे। अच्छा, अब ये देखें, कुछ लॉयर है ना, लॉयर को अगर वो एडवोकेट हैं, उनको आईटीपी की जरूरत नहीं है। किनको, अगर आप एज ए लॉयर काम कर रहे हैं, तो आपको आईटीपी की जरूरत नहीं है। आईटीपी की जरूरत किसको है, जिसने एलएलबी किया हुआ है, लेकिन एडवोकेट के तौर पे रजिस्टर्ड
नहीं है, बीकॉम किया हुआ है, टैक्स का काम करना चाहते हैं, क्या करेंगे, अपने आप को एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे एफबीआर से रजिस्टर करवा सकते हैं। एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीएस मैनेजमेंट साइंसेज एलएलबी की हुई है, आई कैप का कोर्स किया हुआ है, आईसीएमए में सीएमए किया हुआ है, और एसीसीए फाइनलिस्ट हैं, तो आप ये सारी क्वालिफिकेशन के साथ क्या कर सकते हैं, आईटीपी के पास एज एन आईटीपी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और जब आप आईटीपी के पास रजिस्टर होंगे तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ऑफिसर के सामने अपने क्लाइंट का केस प्रेजेंट कर सकते हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल की हद तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देन हमारे कुछ बिजनेसमैन है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि हमारा क्लाइंट हमें क्या कहता है, हमारा कंसल्टेंट हमें क्या कहता है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसा करते जाओ, मुझसे ज्यादा पूछो नहीं, मुझसे ज्यादा पूछो नहीं। फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी मैं करूँ क्या, पता नहीं कि मुझे सही भी बता रहा है या नहीं बता रहा, मुझे ये सही भी बता रहा है बता रहा, जो कह रहा है मैं किए जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे इस चीजों को कल को हमारी इम्प्लीकेशन आएंगी तो क्या होगी। तो आपको इसमें चीजें क्या होंगी, आसानी होगी, क्या होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप उससे क्या कर सकेंगे, आसानी से कम्युनिकेट कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे, आसानी से कम्युनिकेट कर सकेंगे। जहां वो आपको डॉज देता है आप वो आपको डॉज नहीं दे पाएगा। जब आप उसे बताएंगे ना, टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करेंगे कि भाईजान ये टर्म का क्या मतलब, ऐसा क्या मतलब, आपने ये काम ऐसे करना था अब तक क्यों नहीं किया, ये तो इसका मतलब तो ये होता है ना, इस टर्म का मतलब ये होता है, उस टर्म का मतलब ये होता है। जब आप वो टर्म्स इस्तेमाल करेंगे तो उसका अंदाजा हो जाएगा कि यार इसको जो मैं चीजें पहले मुझसे सीखना चाह रहा था मैं उसे नहीं सिखा रहा था, इसने क्या कर लिया, अब सीख ली है। तो हम जो टर्मिनोलॉजी से आपको इक्विप करेंगे, यहाँ पे आपको ये कंप्लायंसेस कर रहे हो कि टैक्सी कंप्लायंसेस का भी पता चल रहा होगा और कॉर्पोरेट की कंप्लायंसेस का भी पता चल रहा होगा। अच्छा, एक तो आप अपने क्लाइंट से, हम अपने कंसल्टेंट से बात करने के लिए आसान होंगे, दूसरा जो आपका स्टाफ होगा उसके ऊपर भी आप मॉनिटरिंग बेहतर कर सकेंगे कि यार देखो ये काम आने वाले हैं, इसके लिए आपने अभी तक क्या क्या प्रिपरेशन की है। आपका ईयर एंड खत्म हो गया, आपने ऑडिट करवाना था, आपने ऑडिटर से बात करी इस बारे में कि वो हमें कब टाइम दे रहे हैं, वो हमारे पास ऑडिट करने कब आएगा, हमने एसएससीपी के बाद ये कंप्लायंसेस करनी थी, इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन करके रखी है, क्या इसमें हम डिले तो नहीं कर रहे, हमारी कंपनी अगर इनएक्टिव है या एसएससीपी में अभी तक नहीं हुई तो देखिए क्या मसले आ रहे हैं। हमने फलां कॉपी लेनी है सीटीसी की, तो वो अभी तक देखें अप्लाई करी है या नहीं करी, इनकम टैक्स के मामला क्या है। तो जब आप उसे क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि भाई ये काम आपके करने के आपने करने हैं, तो वो अलर्ट हो जाएगा कि मैं अपने बॉस को क्या कर सकता हूँ, अब मैं गोली नहीं करा सकता, उसको ये चीजें पता है। इसका दूसरा एस्पेक्ट देख लें, आपको ये चीजें पता है, आप अपने बॉस को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये देखें ये जो काम आने वाले हैं, हमने ये जो काम करने हैं, मैंने ये चीजें इम्पेक्ट की हैं, और ये देखें इससे मेरी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप हो सकती है एनरिचमेंट हो सकती है, और अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, अपने रेम्युनरेशन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए अकाउंट्स में ना सिर्फ चीजें अकाउंट से रिलेटेड नहीं होती, वहां पे चीजें टैक्स से रिलेटेड ज्यादा होती हैं। अकाउंटिंग तो सिस्टम कर रहा होता है, क्विक बुक कर रहा होगा, पीच ट्री कर रहा होगा, या कोई और सॉफ्टवेयर लगा होगा वो काम कर रहा होगा, तो वहां पे तो आपने एंट्री करनी है ना। लेकिन अगर जब आपको चीजें पता होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे बेहतर तौर पे अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और ये जो फाइनेंस की जॉब है वो अकेले फाइनेंस की नहीं अब रही हुई, उसमें अकाउंट्स के बिना वो नहीं कहते, वो कहते हैं अकाउंट्स के मामला हैंडल कर लोगे, चीजें देख लोगे। वो आपसे इतना भी नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा लेवल, लेकिन इतना कि आपके हमारी जो हर्डल्स आ रही हैं आप इनको हैंडल कर लेंगे। देखिए बिजनेसमैन ने क्या करना होता है, उसका उसका प्राइम इंटरेस्ट क्या होता है, बिजनेस करना, उसमें सेल परचेज देखनी होती है कि मेरी सेल्स हो रही है, परचेजेस हो रही हैं, प्रोसेस कहीं हार्ड तो नहीं हुआ। वो इनकी तरफ इतना नहीं हो सकता जितना कि टैक्स कंसल्टेंट टैक्स के बारे में अपडेट हो सकता है, लेकिन वो उन चीजों से लाइलन नहीं हो सकता। जब चीजें पता होंगी तो अपनी लालमी से आपको दूसरों को फायदा लाने की इजाजत नहीं देंगे, आप दूसरों से बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो ये आपके पास आसानी होगी। देन ये सारे काम हम क्या कर रहे होंगे, जब जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम प्रैक्टिकली एरिया को देख रहे होंगे, पोर्टल पे काम कर रहे होंगे, जहां जहां हम आपको देखेंगे बताएंगे कि इसका मतलब फ्लां लॉ है, फ्लां सेक्शन में लिखा हुआ है, आपने इस जाके जहाँ पे देखें इसका क्या मतलब होता है, ये देखें यहाँ से ये बात निकलती है जिसकी वजह से हम ये काम ऐसे कर रहे होते हैं। फोकस हमारा प्रैक्टिकली रहेगा, फोकस्ड हमारा प्रैक्टिकली। जिस तरह ये हमारे दोस्त हैं, ये देखिए इन्होंने पढ़ा होगा, डेफिनेटली सारी चीजें पढ़ी होंगी, इनको पता होगा कि पर्सन कितनी तरह के होते हैं, टैक्स ईयर्स क्या होते हैं। लेकिन जब ये पोर्टल पे काम कर रहे होंगे, इनको जो चीजें पढ़ी होंगी उसके साथ लिंक कर रही होंगी कि अच्छा यार ये चीजें पढ़ी तो थी, प्रैक्टिकली ये चीजें ऐसे होती हैं। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ते वक्त आपने उस तरह बीकॉम में या पढ़ते वक्त इस तरह नहीं देखी होंगी, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे उनका वास्ता ज्यादा पड़ता है, वो किताब में नहीं लिखी हुई होती, वो उस तरह किताब में नहीं लिखी हुई होती। तो आपको जो जो मोस्टली प्रैक्टिकल कोर्स है ये, आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड एरिया जो है ना, पोर्टल वाले एरिया, उन्हीं की तरफ फोकस होगा हमारा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होगी, आपको जब कोर्स खत्म होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा,
सर्टिफिकेट के बाद आपको क्या रहेगी, 6 मंथ तक आपको ऑफिस की तरफ से असिस्टेंट रहेगी। कि आप क्या करेंगे, आपको कोई क्यूरी आती है, आप उसका क्या करें, आपको समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट करेंगे। लेकिन देखें उस क्यूरी में भी ना आपको एक एहतियात करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपने एक लेक्चर देखा नहीं, या 2 लेक्चर देखे नहीं, 4 लेक्चर नहीं अटेंड किए, और उनमें वो कंसेप्ट क्या हुआ, डिस्कस हुआ, एट लेंथ डिस्कस हुआ। उस पे एक बंदे को ये एक मसला आ रहा था, दूसरे बंदे को और मसला आता, वो सारे एस्पेक्ट्स क्या हुए, डिस्कस हुए। अब आप जब वहां पे एक क्यूरी देख रहे होंगे ना, आपने वो लेक्चर देखे नहीं और आपने एक क्यूरी पुट कर दी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस एग्जाम ने क्या किए हैं, वो लेक्चर्स मिस किए हैं, और वो अभी तक बाद में देखे भी नहीं है। एलएमएस पोर्टल पे आपका सारा चीजें नजर आ जाती हैं कि आपने कौन सा लेक्चर कितनी बार देखा है और किस हद तक देखा है, सारा देखा है, 15 मिनट देखा है, 20 मिनट देखा है, कितना देखा, वो सारी चीजें वहां पे पता चल जाती हैं। तो वहां पे फिर आपको क्या होगा, फिर मैं आपको बार बार रेफर दूंगा भी आप क्या करें, वो लेक्चर देखें। देखिए क्यूरी के टाइम पे ना मैं वो लेक्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, वो क्यूरी का आंसर एक लेक्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हाँ, लेक्चर में आपको कोई मसला आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई चीज नहीं समझ आ रही, उसको समझाया जा सकता है, लेकिन वो लेक्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, वो लेक्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। तो ये आपको सिस्टम मिलेगी। अच्छा, फिर आप कहेंगे यार ये सिस्टम 1 मंथ तक क्यों? देखें जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप को एक वक्त तो कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है, ताकि उसमें खुद इत्मीदी है। तो फिर आपको कुछ चीजें क्या होनी पड़ेंगी, करने के लिए जब करेंगे तो आपको खुद इत्मीदी आना शुरू हो जाएगी। जब आप देखें, आप खुद कहते हैं कि यार मेरे पास कोई मेरा अंडर राइटर नहीं है, कोई मेरा गॉडफादर नहीं है, ये काम मुझे ही करना है, तो आपकी देखें चीजों को परसीव करने की अप्रोच डिफरेंट हो जाती है, चीजों को सोचने की अप्रोच ही डिफरेंट हो जाती है। तो ये देखें ये एक टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यार, जो अच्छे सीनियर लॉयर्स भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ अरसे बाद अपने जूनियर को कहते हैं, उसको उसमें पोटेंशियल नजर आता है, वो कहते हैं भी ठीक है आपने काम कर लिया, अब क्या करें, आप अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस एस्टेब्लिश करें, ताकि आपको पता हो, आपको खुद इत्मीदी आती है कि आपने चीजें अब कैसे हैंडल करनी है। तो आप जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही आप सहल पसंद होते रहेंगे। तो वहां से आपको निकालने के लिए ये चीज जरूरी होती है। ये ऐसा नहीं कि आपको सजा के तौर पे किया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये बाद में आपको ये फैसिलिटी बाद में एक्सटेंड भी कर देते हैं, तो आप एडमिन से इसके बारे में लेके दोबारा लेटेस्ट लेक्चर के बारे में, वो भी आपको एक मैकेनिज्म है, आईसीटी आपको उसके बारे में भी हेल्प कर देता है। अच्छा, ये तो काम करने थे हमारे एंड के ऊपर ना। अच्छा, ये घोड़ा में है ना, हर प्रेजेंटेशन में ना, ओरिएंटेशन में ना, मैं इसका जिक्र करता हूँ। इसको देख के आपको क्या लगता है? बल्कि मुझे आईसीटी का स्टाफ तो हंसता हुआ कहता था, इस सर का घोड़ा ही आ गया ना, आगे सर इसके बारे में क्या बात करें, सफदर बैठा बात कर रहा हो, हंस रहा होगा इस पे। इससे इसको देख के आपको क्या नजर आता है? पंखा चला। पावर पावरफुल क्रिएचर जी। अच्छा, पावरफुल क्रिएचर रोड नहीं, रोड पर हुआ है, चलता आ रहा है। अच्छा, एक कह रहे हैं पावरफुल है, और अच्छा फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा नई दुनिया में जा रहे हैं जी। अच्छा, अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। अच्छा, मिस कह रही है जी, और इंडिपेंडेंट भी है जी। कोई बात है, कोई बात नहीं, इससे और क्या चल रहा है? सर। ये आपने फेसबुक पे वीडियो देखी है, वो एक कंसल्टेंट जो है माइंड की, उन्होंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जैसा आपको ये नज़र आएगा वैसे ही आप अपने बारे में क्या इसकी यानी खूबियाँ वगैरह, इस टाइप की कोई वीडियो तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अच्छा, डायरेक्शन लेते हैं, एक्टिव है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सर इसकी कोई मंजिल नहीं है। अच्छा, कोई वेला मंजिल फिर नहीं। रहा सर, बगैर किसी काम के वेला। अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। घूमने फिरने जा रहे हैं अकेला ही? अच्छा, बेलगाम है, लगाम डालें इसको। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। सही है, तो चलाने के लिए एक सवाल की जरूरत है, सही है। और मालिक के बगैर, मालिक के बगैर है। उसको पता ही नहीं है कि किस सिमत में जाना है। सिमत लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। आपने एक पुरानी आयत सुनी होगी, लईसा लिल इंसाना इल्ला मा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। मेरे खाना खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, मेरे खाना खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैन लीड अ हॉर्स टू अ वाटर बट यू कांट मेक हिम
ड्रिंक, यू कांट मेक हिम ड्रिंक। मैं यहाँ खड़े होकर जितनी मर्जी बातें करता चला जाऊँ, आपको जितना मर्जी जोर देके कहता रहूंगी ऐसे ऐसे, आप क्या कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बाहर निकलेंगे, एक और आपके सामने मंजर आएगा, पुरानी चीजें क्या चली जाएंगी, बैकग्राउंड में चली जाएंगी। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने अपने हिस्से का काम जरूर करना है। सिर्फ मेरे यहाँ पे खड़े होकर सुन लेना मुझे आपका कोई सवाब का काम नहीं है। मेरे यहाँ खड़े होकर सुन लेने से आपको नहीं मिलेगा। बात बात आप एक बात कहेंगे, मैं इतनी बात करके आगे चला जाऊंगा कि जो मसाल क्या है। फिर आपको क्या होगा, अगर आपको उससे भी ज्यादा मसला है तो फिर आप क्या करेंगे, सर मुझे इसके बारे में बताएं, क्लास के बाद भी मैं बता दूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, अपने हिस्से का काम करना है। मेरे हिस्से का काम करने से सिर्फ बात पूरी नहीं होगी। अपने हिस्से का काम आपने क्या करना है, एक तो रेगुलर रहना है, एक तो रेगुलर रहना है। खुदा ना खास्ता कोई लेक्चर आपसे मिस होता है, कोई मजबूरी आ जाती है अटेंड करने की, आप उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, आपने रिकॉर्डिंग अगले लेक्चर से देख के आनी है ताकि आपका चीजों का इंटर रिलेशनशिप आपको समझ आता है। अपने पास नोटबुक जरूर रखनी है, अपने पास नोटबुक जरूर रखनी है। जिस दिन आए देखिए आज कौन सा दिन है, सर ने क्या पढ़ाया था। देखिए कुछ अरसे बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि मेरे लिए बेहतरीन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, जो मेरी बुक है। अभी आप सुन रहे होंगे मुझे, आपका तखयल क्या होगा, कहीं और जगह प्रवास कर गया होगा, आप कहीं ख्यालों में कहीं और लिख रहे होंगे। जब मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे होंगे तो आप लिख भी वही रहेंगे जो आपके जहन पे होगा, वहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो आप जो यहाँ पे फिजिकली बैठे हैं तो आप जहनी तौर पर भी यहीं बैठे होंगे, और ये आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। कल आप उसको क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो अखबार की तरह पेजेस पलट रहे होंगे, आप कहेंगे अच्छा इसमें इस बात को डिस्कस करते वक्त ना ये बात डिस्कस हुई थी, ये प्रोविजन डिस्कस हुई थी, इसमें हमारे क्लास फेलो ने ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ये बात क्या हुई थी, मजीद क्लैरिफाई हुई थी। जरूरी नहीं आपको एक्यूरेटली लिखें, आप जैसे आपको उर्दू में चीजें समझ आती है उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में समझ आती है इंग्लिश में लिख लें, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग, फिर बाद में उसमें क्या कर लें, इंप्रूवमेंट कर लें। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, अपने एंड पे करनी है, करेंगे, पक्की बात है। तो घोड़े का इंशाल्लाह क्या सर। मतलब, हाँ अपने हिस्से का काम करना, अपने हिस्से का काम करना। मैं आपको पानी तक तो लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर आपका नियत नहीं है ना, आपका इरादा नहीं पानी पीने का, तो मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। तो मैं आपको जितना चाहे मर्जी इधर खड़ा होकर बोल सकूँ, लेकिन अगर आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया ना तो आपकी लर्निंग क्या होगी, अधूरी रहेगी। तो ये वादा आपने मेरे साथ नहीं करना, अपने साथ करना है। देखिए आप अपने एक इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट से यहाँ से टाइम निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आप उसका प्रॉपर क्या करें, रिटर्न लेके जाएं। क्या करें, रिटर्न लेके जाएं। आप अपने जो फैमिली मेंबर वाले होंगे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट, मतलब उस स्लॉट में से फैमिली का टाइम सेक्रीफाइस करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आप उसका क्या करें, प्रॉपर बेनिफिट लेके आए। करेंगे, वो तो साहब की तरह कहूंगे लड़ोगे मरोगे, इंशाल्लाह सर। हैं? इंशाल्लाह सर। तो बुक ले लेंगे, नोटबुक नोटबुक। जी सर। अच्छा, एक ना मुझे ये ये घोड़े को देख के ना मुझे एक ना बात याद था कि मैंने डॉन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। ये तारिक सईद खोसा साहब को जानता है, तारिक खोसा साहब को जानते हैं, एंकर नहीं है, आईजी रिटायर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी एक बुक है, उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था। वो कहते जब मैं पुलिस सीएसएस करने के बाद, पुलिस में सिलेक्ट होने के बाद स्याला उनकी ट्रेनिंग में गया ना, तो हमें ना वहाँ पे घोड़सवारी सिखाई गई। हमें वहाँ पे स्याला में घोड़सवारी सिखाई गई। हमने कहा यार ये कहाँ पे घोड़सवारी का हमारे काम से क्या ताल्लुक, हमारे काम से क्या ताल्लुक, हमें घोड़ों पर जाना, हमने तो कहता है आके फील्ड में काम करना है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस वाला काम करना, नहीं घोड़े से क्या हमारा ताल्लुक। अच्छा कहता है जिस दिन हमें ना ट्रेनिंग हुई ना, तो हमारा ना एक इंस्ट्रक्टर आया, तो उसने ना मूंछों को ताल दिया होता, भारी भरकम था ना एकदम। तो उसने आगे हमें कहा कि उसने आके हमें कहा कि जो आप में से अच्छा घोड़सवार होगा ना, जो आप में से अच्छा घोड़सवार होगा ना, वो अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा, वो अपना डिस्ट्रिक्ट जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, अच्छे तरीके से रन करेगा। हमने कहा यार घोड़सवारी का इससे क्या ताल्लुक, घोड़सवारी का इस बात से क्या ताल्लुक। तो कहता है उसने जो काम की बात दी थी ना आखिर पे बताई, उसने कहा जो आप काम कर रहे होंगे, आप जाते हैं एएसपी बन के जाते हैं ना, तो आपके नीचे कौन काम कर रहा होता है, एसएचओ। क्या काम कर रहा होता है, कौन काम कर रहा होता है, तो उसने कहा जी एचएसओ, जो एसएचओ जो है ना, ये आपका घोड़ा है। और घोड़ा जो है ना बड़ा समझदार आदमी है, इसको पता होता है कि इसके ऊपर कौन सवारी कर रहा है, इसको पता होता है कि इसके ऊपर कौन सवारी कर रहा है। जैसे आप इसे चलाएंगे ना ये वैसे ही चलेगा, जैसे आप इसे चलाएंगे
वैसे ही चलेगा। देखिए आप 17वें ग्रेड में जाके सीएसएस करके चले गए ना, तो आपको फील्ड का एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना। तो फील्ड का एक्सपीरियंस क्या होगा, जो कहाँ से पहले मौजूद लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो ऊपर बैठा होगा, अगर उसको पता होगा ना कि ऊपर वाला ऑफिसर को मैं क्या कर सकता हूँ, ये घोड़ा मेरा है, इसके ऊपर ऑफिसर कौन बैठा है, तो फिर घोड़ा भी क्या करता है, अकॉर्डिंगली चलता है। तो ये घोड़ा मुझे इसलिए भी ज्यादा थोड़ा अजीज है, इसलिए मैं इसका थोड़ा ज्यादा जिक्र करता हूँ। तो ये था मेरे एंड से, आपने बड़े तहम्मुल से सुना, शुक्रिया आपका इस बारे में। अच्छा ये आईसीटी का है। अब आपके अपने क्वेश्चंस के बारे में मुझे बता दें, आपके क्वेश्चंस क्या हैं वन बाय वन। ऑनलाइन पहले, हमें ऑनलाइन पहले ले लें या फिजिकल? सर पहले फिजिकल के क्वेश्चन ले लें, अच्छा ऑनलाइन में भी हम ले लेते हैं साथ में। ठीक है, आप मुझे अपने क्वेश्चन वन बाय वन बताते चले जाए, हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। जी कोई नहीं है जी। नोट्स अवेलेबल होंगे जी, नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली फोकस क्या होगा, ज्यादा यहीं पे होगा। हाँ नोट्स का ये नहीं कि आपको पोर्टल के एक्सेस है, पोर्टल पे तो आपने काम कर रहा होगा ना, लेकिन जो चीजें आपको मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपको सेक्शन से बता दूंगा, नोट्स भी बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपने लॉ को कैसे पढ़ना है ना। सेक्शन चीज में बाद में वहां पे कहाँ लिखी हुई है। देखिए लॉ नहीं क्या होता है, फाइनेंस एक्ट है ना, लॉ क्या हो गया, अपडेट हो गया। लॉ क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो आपने अपडेटेड लॉ में से बुक्स में से कहाँ से देखना है, वो चीजें आपके साथ रहेंगी। प्रैक्टिकल जब हम स्टार्ट करेंगे तो लॉगिन के लिए क्या हमें प्रोवाइड किया जाएगा? लॉगिन के लिए आयरस का इनका ना पोर्टल है, आयरस का इनका रेप्लिका है, वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिएगा, वो आपको इस बारे में गाइड कर देंगे। सेकेंडली देखिए, अगर हम कंपनी बना रहे हैं ना एससीसीपी के ऊपर, तो आप अपने लॉगिन आईडी पे काम, वहां अपना लॉगिन आईडी बना लें, उसको वहां से सारे प्रोसेस में से गो थ्रू करें, सबमिट ना करें, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आने वाला। देखिए हम भी आईटी करा रहे हैं, हम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम उसको सबमिट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। अपनी वहां पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मजीद हम प्रोसेस में जाते हैं तो आगे फंक्शन ऑर्गन को समझने के लिए तो मुश्किल होगा ना। किसके? अगर हम लॉगिन ले लेते हैं, हम मजीद प्रोसेस में जाते हैं, तो जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे फंक्शन को नहीं समझेंगे। नहीं, आप उस प्रोसेस में जो आपको बताऊंगा ना, कि बंदे ने आपको जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, तो एक बंदे के लॉगिन आईडी में से आपने आके ये चीजें कैसे करनी है ना, आप अपने लॉगिन आईडी से वो भी कुछ चीजें काम आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं। फिर इसमें जो आपने दिखाया था एपीआई प्रपोजल, जी एक हेडिंग का कोड, ये कोड क्या होता एड इन है? कोड जो ऊपर लिखा होता है कोड, जो आपने दिखाया था किधर? वो जो आपने वो दिखाए थे कैपिटल गेन वो जो दिखाया वो उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के लिए काम किया होता है। किसके लिए? अपनी रिपोर्टिंग के लिए। देखिए देखिए, हमें एक फ्लां सेक्शन में हमें कितना टैक्स इकट्ठा हुआ है, किस एरिया में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ है। अभी इधर जाए देखें, ये देखें एबीआर की जो आती है, यहाँ पे ईयर बुक्स आती हैं। जब आपको बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास में टैक्स कलेक्शन हुई है, तो कितनी सेल टैक्स की मद में, कितनी इनकम टैक्स की मद में हुई, कितनी सेल टैक्स की मद में हुई, कितनी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से हुई। यहाँ पे उनके पास क्या आ रहे होते हैं, ट्रैकर्स आ रहे होते हैं। अभी आप देखिए उन कोर्स की बेसिस पे आपके पास क्या होता है, ये डाटा इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करने की आसानी होती है, एनालिसिस करने की आसानी होती है। कि ये देखें, ये मोटर कारें कितनी बिकी, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस के ऊपर हमारे कितना लगाया था एफईडी में। तो यहाँ से आप ये जो बैक एंड पे जो बेसिस हो रही है, तो यहाँ से रेवेन्यू के बारे में बता रहे होते हैं, कि यहाँ से डाटा को एनालाइज करना उनके लिए उस पोर्टल की मदद से आसान होता है। वो कोड लॉ का पार्ट नहीं होते, वो सिस्टम को डेवलप करने के लिए, चीजों को ना बाइफरकेट करने के लिए, बल्कि ताकि हम उसको एनालाइज करके देख सकें हमारे पास किस चीज में कौन से एरियाज बेहतर हैं। मिसाल के तौर पर उसमें बता सकते हैं कि जब हम 149 में कोड में एंटर करते हैं, तो आसानी हो जाती है कि हमें पता लग जाता है कि कितना टैक्स जो है ना सैलरीड पीपल ने, लोगों ने पूरे साल में कितना लोगों ने पे किया है इस मंथ में। तो ये आपके डाटा एनालिसिस के लिए होता है। ये देखिए यहाँ पे ना आपको इस तरह बहुत सारे डाटा एनालिसिस उन्होंने किए होते हैं, उस पर्पज के लिए होता है। जी जी इनकम टैक्स रिटर्न और सेल्स टैक्स रिटर्न, ये डेमो अकाउंट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से। आप एडमिन से बात कर लीजिएगा, वो आपको इस बारे में बता दें। सर हम जब एक कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद सर वेयर टू रीच आउट दी एडमिन। जी कंपनी या ट्रेडमार्क कोई भी चीज हम रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद उसका अप्रूवल होगा या नहीं हुआ, उसके बाद के जो नहीं, अप्लाई करने के बाद जब आप उसको अप्रूव कर लेते हो, बताता हूँ कि जब आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है, आपको बकायदा सर्टिफिकेट मिलता है। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कि उसमें आपको वो नंबर लिखा हुआ था, फिर आप उसको रिन्यू कराते हैं ना।
किसी ने भी नहीं कंपनी जब आप हैं जी, किसी ने भी कुछ नहीं करना नहीं कुछ प्रोसेस हैं जो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ प्रोसेस हैं जिनके लिए आपको फिजिकली काम करना होगा। हाँ वो कुछ एरियाज में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, वो आपको रिस्पेक्टिव स्टेज के ऊपर बता दूंगी कि हम ट्रेडमार्क की स्टेज के ऊपर है। तो ये सारा प्रोसेस जो स्टेज है ना, ये सारी की सारी ऑनलाइन नहीं है, ये बल्कि क्या है, फिजिकली है। तो वो जो आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेशन है, तो कंपनी इंकॉर्पोरेशन देखेंगे हम ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन में, लेकिन अगर आपने फिजिकल सीटीसी लेनी है तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा उनके ऑफिस के लिए। तो वो जो जैसे जैसे जो स्टेप है वो एरिया आएगा ना, तो उसके मुताबिक आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर दिया जाएगा जी। सर कुछ कंपनी नॉन रजिस्टर्ड होती हैं जिनके पास एनओसी नहीं होता, मगर वो भी टैक्स और टैक्स वगैरह सारा देते हैं। एनओसी किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए या किसी भी कंपनी के लिए। देखिए एसईसीपी जो है ना, वो बिजनेस सेक्टर रेगुलेटर नहीं है। ठीक है। वो बिजनेस सेक्टर नहीं है। रेगुलेटर नहीं है, सिवाय दो चार एरियाज है जहाँ पे वो बिजनेस सेक्टर रेगुलेटर, बाकी नहीं है। अगर किसी ने फूड में काम करना है तो उसको फूड के बिजनेस के लिए कौन इसे रेगुलेट करेगा? पंजाब फूड अथॉरिटी। कौन रखेगा? पंजाब फूड अथॉरिटी। तो उसके लिए एससीसीपी ने आपको नहीं कहना कि आपने फूड में, जब वो आपको कंपनी ग्रांट करके देता, बना के देता है ना, तो आपको लिख देता है कि आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी रेगुलेटरी अप्रूवल है ना पर्टिकुलर बिजनेस की, तो आपने उनके मुताबिक ही काम करना है। तो वो आपको इस बारे में कुछ नहीं कहता। तो वो अप्रूवल आपने उन्हीं से लेनी होती है। तो उसका एससीसीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। एससीसीपी तीन चार एरियाज को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस को करता है, सिक्योरिटी मार्केट को करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को करता है, ये तीन चार कंपनीज को करता है। ये चार एरियाज है जिनके ऊपर वो काम करता है। बाकी वो आपको बस उसमें अपना खुद कंप्लायंसेस करनी होती है। अगर किसी बंदे ने सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज देनी है, तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो गाइडलाइंस होती है उनको कंप्लाई करते वक्त अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। अगर किसी ने केमिकल में काम करना है तो केमिकल के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है लॉ के, उन्होंने उन्हीं को कंप्लाई करना है। एससीसीपी आपको उनके बारे में नहीं कहता, वो आपने अलग से रिक्वायरमेंट लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वो आपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर होना है, तो उसका एससीसीपी के साथ कोई तल नहीं। एससीसीपी पर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन की हद तक और उस कंपनी की हद तक जो मामला है ना, कंपनी लॉ की हद तक उनको रेगुलेट करता है। सर आपने बताया कि इसको जो नोटिस देना तो एसबीआई की तरफ से बाद में आ जाते हैं, कुछ टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद। तो उसको डील करने के लिए आप अलग से कोई कोर्स जो करवाते उनका अलग कोर्स है एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन, हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो जी वो भी अलग से होता है। तो हमें ऐड ऐड कोर्स था, उसके अंदर ये दोनों चीजें मेंशन की। नहीं वो आपको ये देखें, अब आपको ना ये कोरिएंटेशन का पर्पज ही है, कहीं आपके साथ ओवर कमिटमेंट नहीं हो रही। नहीं आप उनसे बात कर लें, हमने आपको कोर्स इसीलिए कहा है। अभी आपकी देखिए, आपसे कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं, आपको ओरिएंटेशन बनाने का पर्पज ही। पैकेज नहीं है। देखिए नोटिस आ जाते नहीं आ जाते एक अलग है, ना आए तो फिर ना आए तो ठीक, जो कर दिया आपने नहीं है। देखिए वो उसका इख्तियार है ऑफिसर का ना, वो ऑफिसर का इख्तियार है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। लेकिन आपने अगर अपना काम किया हो तो वो एक अलग से असाइनमेंट के तौर पर ट्रीट होती है। रिटर्न फाइल करना एक अलग एक्टिविटी होती है, लिटिगेशन को डील करना एक अलग एक्टिविटी भी होती है। मिसाल के कहते हैं कि देखिए मैंने एक डॉक्टर से दवाई ली थी, मैं उसको ठीक हुआ, लेकिन कुछ अर्से बाद मेरी क्या होगी, तो प्रॉब्लम एग्रीगेट हो गई, तो मुझे अब सर्जरी करानी पड़ी। तो अब आप डॉक्टर को तो पेशेंट को इल्जाम नहीं देंगे कि आपने मुझे दवाई दी थी, मुझे सर्जरी की तरफ जाना पड़ रहा है। मैं जिससे मोबाइल पर बात करता हूँ, मेरा जो लॉयर है, अगर मुझे कोई इशू आता है या कोई नोटिस आता है तो मैंने उसी बंदे को कहना ना कि आपकी तो भाई नोटिस देना उसकी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने उसने अपने पास से तो चीजें ज्यूम नहीं करी ना, आपने उसे जो इन्फॉर्मेशन दी उसी की बुनियाद पर उसने वर्कआउट किया ना। अक्सर मोस्टली लोगों को ना इस हवाले से बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। वो कहते हैं यार आप हमारी रिटर्न जमा करते हैं, हमें नहीं पता, बस हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ तो यही कहता ना, ये जेगाड़ू तरीका। मैंने आपसे कहा था हमने दिहाड़ी कंसल्टेंट नहीं बनना। क्लाइंट रिस्क का जरिया जरूर होता है, लेकिन रिस्क अल्लाह ताला की जात में देना है। आप क्लाइंट को इतना क्या करें, लाड प्यार ना करें, और उसके शूज में कभी भी स्टेप इन नहीं करना। आप किसी भी लॉयर से बड़े से बात कर ले, वो कहता है क्लाइंट से कुछ बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, मुशर्रफ का टाइम था जब उन्होंने एक अपने केस के लिए हैंडल किया, लॉयर एंगेज किया था किसको? डॉक्टर खालिद रांझा साहब को। डॉक्टर खालिद रांझा साहब की वो पीएचडी है लॉ में। लॉ में किसमें है? कॉर्पोरेट लॉ में उनकी पीएचडी, लेकिन वो प्रैक्टिस क्या करते हैं? क्रिमिनल लॉ करते हैं। तो उन्होंने बाद में अपना क्लाइंट चेंज, अपना लॉयर चेंज कर लिया, उन्होंने फारूक नसीम साहब को एंगेज कर लिया। ये तो क्लाइंट का इख्तियार होता है ना। तो आपने क्लाइंट से इतने ज्यादा उसके क्लोज नहीं होना कि आप उसकी उसके उसके फंक्शन जो है ना वो भी आप परफॉर्म करना शुरू हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। आपने कंसल्टेंट ही रहना है। मैं अटैच होनी चाहिए लास्ट। नहीं वो एक इंडिपेंडेंट अलग से एरिया, इतने टाइम पीरियड में उनको कवर करना मुश्किल होता है। आपसे ऐड कर फिर आप उनसे बात कर लेना, आपको बता देंगे ना। देखिए आपको कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं रही, हमने जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपको चीजें बता दी ना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ओवर कमिटमेंट हुई, तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन जी। एक्सेल शीट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने एक्सेल शीट के ऊपर खुद काम करना है। आसानी क्या होती है कि मैं कहता हूँ कि मैं बनी बनाई शीट में जो आपके सामने वर्किंग कर, सर ये मुझे एक्सेल शीट दे दें,
काम तो मैंने किया ना भाई, आपने क्या लर्न किया? आपने क्या लर्न किया? हम्म? जब आप अपना वो काम, आपके पास एक्सेल शीट में डाटा होगा, जब आप अपने पास खुद वर्किंग करके देख रहे होंगे और आपके पास लेक्चर अवेलेबल होगा, आप देखेंगे मैं क्या उस तरह जो मेरे कंसेप्ट थे मैं उनको उस तरह अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। सिस्टम में आपके पास व्हाट्सएप में चीजें हैं कि वो व्हाट्सएप में ही पड़ी रहती हैं, वो व्हाट्सएप में ही पड़ी रहती हैं। आप अपने पास काम करके देखें, उस प्रोसेस में से गुजर के देखें, आप देखेंगे आपको जो उस प्रोसेस की लर्निंग होगी वो किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं होगी। देखिए इन्फॉर्मेशन तो इतनी है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो करेंगे जब उस इन्फॉर्मेशन को जब आप माइंड से खुद प्रोसेस कर रहे होंगे ना, जब आप उसको वो खुद वर्किंग कर रहे होंगे, आपने देखा आप उस लर्निंग का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आपके सामने काम कर रहा हूँ, उसको देख के तो आप काम कर सकते हैं ना, उसको देख के तो काम कर सकते हैं ना आपके पास, जबकि उसके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। नहीं ये देखिए ना, हम उस तरह फिर एकेडमी उस तरह नहीं चला रहे कि हम अपने बी कॉम की क्लास पढ़ानी है, ये आपकी मैंने पहले कहा कि आपने अपनी थ्रस्ट के मुताबिक अपना है जी। देखिए हम उस तरह प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा कर रहे होंगे ना। सर क्या हमें लैपटॉप की तो जरूरत नहीं होगी हमें, मतलब कि हम अपने पास भी लैपटॉप लेकर आए साथ में यहाँ पे। अगर आपको समय थे कि अगर आपको चीजें नोट करने में, एक्सेल को देख के इस तरह काम करने में आसानी है, तो आप उसको अपने अपने लर्निंग के अपने लर्निंग स्टाइल को उसके साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। हमारे पिछले बैच में जो सैटरडे वाला बैच है उसमें हमारे पास एक बुजुर्ग है, तो अपने पास वॉल्टी प्लस है, वो टैबलेट लेके आते हो, वो चीजें उस पर नोट कर रहे होते हैं। तो आपको जो आपके लिए आसानी है आप उस तरह अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सर असेसमेंट कैसे करेंगे और सर्टिफाइड कैसे करेंगे लास्ट में? देखिए सर्टिफाइड ये होंगे ना, देखिए एक जो चीज है ना, ये कोई इस तरह नहीं है कि मैं क्लास के अपना 8 घंटे का यूनिवर्सिटी का कोर्स हो गया, आप लाज में आके करें, एक मॉक एग्जाम होगा और आपके लिए मिड टर्म एग्जाम का काम करना है। जितनी आपको नॉलेज की ट्रस्ट है आप अपने हिसाब से देखना है, चीज आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसमें जितनी चीजें सीख रहे होंगे उससे आगे की तरफ चीजें जाके पढ़ के देख सकते हैं। ये टैक्स उस तरह आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मुझे बताएं कि कंपनी ये अमाउंट के सेक्शन 12 है उसमें से सैलरी के बारे में लिखा हो, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि यार ये देखें सैलरी में ना कौन कौन सी इनकम आती है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली काम करके दिखा रहा होता हूँ, उस प्रैक्टिकल का फिर मैं आपसे स्ट्रेस कैसे लूँ मुझे बताएं। वो चीजें जी, असाइनमेंट देखें आपको कहने की हद तक असाइनमेंट है, वो तो फिर एक शाम को वो जो क्लास होती है कि जी आई कॉम बी वाली, फिर तो हम उस मोड में चले जाएंगे। जहाँ तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो उसकी चीजें एंडिंग कर रहा हूँ, फिर तो मैं आपको कह रहा हूँ फीडबैक आप देंगे ना, आप खुद देखेंगे कि मैंने वो चीजें पढ़ी थी, मुझे ये चीज पहले पता थी, मैंने चीज मेरे लिए लर्निंग हुई है, ये चीज मैं पहले गलत कर रहा था, मुझे इसका करने का सही तरीका पड़ा हुआ, ये आप अपने ऊपर खुद अपने ऊपर पाबंदी लगाएंगे। आपको तो चेक करवा सकते हाँ बिल्कुल चेक कराएं, बिल्कुल चेक कराएं, ग्रुप में बता दें कि ये मैंने काम किया, ये ठीक है। हैं अगर हमें एक यदि मैं 10th क्लास के बच्चों को मॉनिटर नहीं कर रहा, 10th क्लास के बच्चों को मॉनिटर नहीं कर रहा, साइनल है, ये अभी आप बैठे बात कर रहे हैं ना, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में से काम निकल के आएंगे ना, आप कहेंगे वो सर जी आज तो ना वो क्लाइंट के में बहुत काम था तो टाइम नहीं मिला। सफर करते वक्त अभी आप ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर तो आपकी मोटिवेशन भी क्या होगी, थोड़ी घटती बढ़ती रहेगी। तो अभी जो काम जो जो लोग एम्प्लॉयमेंट में आप देखिएगा कि 30 जून होने वाले हैं, जब ऑर्डर आ जाता है ना, तो देखना वो कहेंगे जी, कहते बैठ करो ये काम वर्किंग करके दो, ये करके दो, तो फिर आपके टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो अभी तो 30 जून को स्टॉक डे खत्म होगा ना, बाकी और सारे मामले खुल जाएंगे अभी कंपनीज के, आने वाले ऑपरेशन से ज्यादा चल रहे होंगे, पिछलों को ऑडिट कराना, बाकी चीजों को हैंडल करना, वो एक अलग से एक्टिविटी जी। ऑडिटर करते हैं जिनको आपने ऑडिटर अपॉइंट किया होता है, नहीं गवर्नमेंट के नहीं, आपके ऑडिटर होते हैं, तो देखेंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें हम एसईसीपी से हर रजिस्टर करवाते हैं उसको प्रॉपर। उसके बाद उसका जो लेबर डिपार्टमेंट, लेबर का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट, उसके साथ भी होना है उसको। नहीं वो लेबर लॉ की अपनी रिक्वायरमेंट है, जहाँ एससीसीपी की जिस मर्जी सेक्टर की है, एससीसीपी किसको रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट 2017 को, वो लेबर लॉज को रेगुलेटर नहीं है। लेबर लॉज को रेगुलेट करने के लिए हर प्रोविंसेस के अपने अपने लेबर लॉज हैं, वो उनको रेगुलेट करता है। एससीसीपी ने देखिए जी, वो हमारे लेबर लॉज का एरिया होगा, वो उसमें हम इसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एससीसीपी में कंपनी को ऑपरेट करना बताएंगे। वहाँ पे जब आएंगे तो वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आती हैं, उनके क्राइटेरिया हैं। जब आप शुरू में होते हैं तो आपके पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होते कि आप उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो बाद में सब्सिक्वेंटली आपको उनमें करनी पड़ती हैं। वही जी पूरा करेंगे लेबर लॉ तो फिर वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे।
बाद वो आपको नोटिस भी दे देते हैं, जब आप खुद भी कर लेते हो, अगर आप खुद विजिलेंट हो तो आप उसको वहां पे जाके खुद भी रजिस्टर करवा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर अप्लाई होती है लेबर लॉज की रिक्वायरमेंट या नहीं होती। लेबर लॉ एक अलग इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ प्रैक्टिस है। इसमें सर आपने बताया था कि टैक्स प्रिपरेशन का कोर्स है, उसमें एडवांस लेवल का होगा? उसमें एडवांस लेवल नहीं, उसमें सिर्फ आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइल करना सिखाया जाता है विदाउट एनी। आपको बताया जाता है कि पोर्टल में आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। उसके आपको लॉ नहीं बताया जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो एडवांस लेवल ही, वो इनिशियल लेवल का है। इससे एडवांस लेवल का वो एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन का है, जिसमें आपको नोटिस का और अपने रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है उनके बारे में। जी जी, उनके लिए अगर आपने पर्टिकुलर एरिया करना है तो फिर आपके पास आईटीपी एडवोकेट का होना जरूरी है। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये आपके प्रॉब्लम में बैठे हैं। इनको कार्ड निकाल के अपने दोस्त को बताएं कि आई कैप वाले क्या होते हैं। और ये सीएमए कर रही है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले हैं। ये दोनों अदारे हैं ना, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो इस प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को आईसीएमए वाले रेगुलेट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आई कैप रेगुलेट करता है। एक रेगुलेटरी बॉडी है उनकी। जी, हम अपने किसी वकील से हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, उसका काम खराब हुआ है तो सारा उसमें आप बिल्कुल मदद नहीं करेंगे? देखिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, कुछ गाइड कर दूंगा। आपने परफॉर्म खुद करना है ना। ठीक हो सकती है चीजें, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप देखिए, आप फिर उस क्लाइंट के लिए देखिए, मैं आपको चीजें गाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपकी जगह करूंगा नहीं। कुछ मेरी रोजी रोटी के काम है तो वो मुझे ही करना है ना, जो आपकी रोजी रोटी के काम है वो आपने ही करने हैं। मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा। हो जाएगा, अभी पहला दिन है, आस्ते आस्ते चीजें हो जाएंगी, बाकियों में भी हो जाती हैं, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। आपको वो रिमूव कर ऑनलाइन देंगे। में भी करते हैं। एक हसन भाई, आप स्पीकर उधर बंद कर दीजिएगा। आप फिजिकल वालों से बात कर रहे हैं, आप स्पीकर बंद कर दें, मैं ऑनलाइन में क्वेश्चन ओके बात। सर इसमें सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर जो आईसीटी जो सर्टिफिकेट जी वो जी, सिर्फ मोबाइल वाले कर सकते हैं बात। जी, ऑनलाइन में आप क्वेश्चन करें। सर जी हमें अस्सलाम सिर्फ वालेकुम। क्योंकि जी जी, एक मिनट, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है आप पहले उनसे बात करेंगे, बाकी लोग भी हैंड रेज कर लें। आपके सबके सवालों के तसल्ली जवाब देने के बाद सेशन कंक्लूड होगा। इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। थोड़ा सा वो ऑब्वियसली अगर फिजिकल में भी क्वेश्चन हो रहे थे तो उनसे भी आपकी कुछ ना कुछ चीजों की क्लैरिटी आप लोगों को हो रही होगी। ठीक है। जी, मेरा इस क्वेश्चन ये है कि इसमें जो प्रैक्टिस का जो मामला है, चूंकि जी लर्निंग बाय डूइंग वाला जो है, इसमें मैंने खुद भी पर्सनली रिटर्न्स फाइल किए हैं, सैलरी रिटर्न्स हैं। अब मैं थोड़ा ठीक है। सा बिजनेस और इस तरफ जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सिंपल सैलरी रिटर्न्स भी फाइल किए, तो कई स्टेप्स होते हैं जिन्हें करना होता है, और उसमें जो है वो करने से आता है वो, यानी कि जी कई मिस्टेक्स करने के बाद बंदा सीखता है। तो ये जो जी। चीजें हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है कि भाई ये सिचुएशन है, सिनेरियो है, ये चीजें हैं कि किसी के पास अच्छा। एसेट्स हैं तो किसी के पास नहीं है। तो ये जी चीजें कैसे हम इसको मतलब इस कोर्स के अंदर वेरी कर सकते हैं कि जो इस प्रोपोजिशन है वो कैसे आप लेकर आएंगे जी 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 जी। अच्छा, केस टू केस। वैलिड, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आपका नाम है जी इस्माइल साहब, ऐसे ही है जी? जी इस्माइल साहब, आपका अपना एनटीएन है? जी, मेरा अपना इंडियन है। हाँ जी ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास भाई दो ऑफिस में भी बैठे हुए थे, रेप्लिका पोर्टल के हवाले से भी बात हो रही थी। इनफैक्ट अभी जो है वो हमने उसको डाउन किया हुआ है, क्योंकि उसके पीछे नए टैक्स ईयर का जो कैलकुलेटर है हम उसको एम्बेड कर रहे हैं। ठीक है। तो श्योर लेकिन श्योर। मैं कहूंगा कि आप में से जिन हजरात के पास अपना एनटीएन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या अपने किसी फैमिली मेंबर का है बेशक, अगर आप उसको कैरी ऑन करें, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। अब उसके बाद अगला सिनेरियो जो है ना वो आ जाता है आपका, कि उसमें आपको डिफरेंट सिनेरियोज कैसे आप उसको कैटर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर सैलरी आपकी सैलरी है फॉर इंस्टेंस इस्माइल साहब, आपकी सैलरी 2.4 मिलियन बनती है, ठीक है, तो आपने पहले उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन देखनी। आप अपनी सैलरी को बढ़ा के या थोड़ा कम करके अपने फिगर चेंज करने हैं। असल जो चीज होगी ना, जिस चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, दैट वुड बी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरी सैलरी 3.6 मिलियन हो जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स कितना आएगा? मैंने अगर जक़ात जो है वो 2 लाख दी है, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी है अप्रूव्ड को,
तो उससे मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी कम होगी, ठीक है। अगर मैंने अनअप्रूव्ड को दिया है तो उससे आपको टैक्स की बेसिकली मिलती है, रिबेट मिलती है, ठीक है। उसका मैकेनिज्म भी हम आपको सिखाएंगे। बस जस्ट यू नीड टू डू, आपको फिगर चेंज करके डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करने हैं, और उसके लिए मैं आपको एक बुक भी दे दूंगा जिसमें डिफरेंट प्रपोजिशंस होंगी। पहले सैलरी के साथ जो है वो आपका फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी इनकम ऐड हो रही होगी, प्रॉपर्टी के साथ फिर बिजनेस की इनकम ऐड हो रही होगी, फिर आपकी सिक्योरिटीज के जो आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो ऐड हो रहे होंगे। तो वो इसी तरह नई प्रपोजिशंस आप सीखते जाएंगे, और उन प्रपोजिशन को आप खुद भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी इस्माइल साहब। जी हमीद तालपुर साहब। जी सर, मेरा ये सवाल था कि आपने बताया था ना कि ये सर बता रहे थे कि इस तरह से बिजनेसेस को रजिस्टर करना है, अगर ये जी कॉर्पोरेट अपना पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। जी तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एज मैं सिंध में रहता हूँ, तो सिंध की गवर्नमेंट का भी कोई होगा ना अलग से कि पोर्टल जहाँ पे हमें वो बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, या क्या ठीक है। लॉज होंगे या क्या रूल्स हम होंगे। आपको कराची में पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर्ड होती है हम आपको उसकी नेविगेशन करवा देंगे। और बताइए। और सर अपना दूसरी चीज ये कि ये जो सर ने बताया कि आईटीपी जो है, इनकम टैक्स जी प्रोपाइटर आई, ऐसे ही कुछ ना टर्म बताया सर कल ने। क्लास नहीं है, तो कल नहीं है क्लास। जी जी जी, प्लीज तो कंटिन्यू हमीद तालपुर साहब। सर इस टर्म के बारे में कि मतलब लाजमी है कि हमें अपना ये क्वालिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट सर ने जो बताया हम्म एफबीआर की तरफ से मिलता है। तो हम्म। ये क्या हमारी इस फील्ड में हमें इनहेंस करेगा, या इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। आप नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए कंप्लायंसेस की हद तक आपको, जैसे पहले भी कहा है, कंप्लायंसेस की हद तक जितने भी कोर्स के अंदर चीजें हैं ना, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, या लाइसेंस चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, हाँ, अगर आप इसमें कैरियर में एक्सेल करते हैं, आप लिटिगेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो देन आपको चाहिए होगा। अगर आप एडवोकेट हाई कोर्ट नहीं है तो फिर आपको जो है आईटीपी का लाइसेंस चाहिए होगा। आईटीपी का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो डिफाइन किया हुआ है। मेरी बात सुने सफदर साहब, सर हसन बताइए। साहब को कहीं वो उधर से क्लास आंसर्स दे, मैं जरा ऑडियंस को देख। आपको हमीद साहब जवाब मिल गया आपके सवाल का? जी सर, मिल गया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपने अपना माइक बंद कर दिया है, अपना माइक ऑन कीजिएगा। जी जी मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पुट कीजिए। आमिर साहब आई थिंक बात कर रहे हूँ। कैन आई स्पीक सर? काफी देर से मैंने हैंड रेज किया हुआ, अगर आमिर साहब नहीं है तो मैं अर्ज कर सकता हूँ। जी जी आप अपना क्वेश्चन पुट कीजिए प्लीज, बताइए। सर जी, मेरा क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड ये है कि पहले तो ये आज ओरिएंटेशन है, जी सवाल जी जवाब की ड्यूरेशन ये तो जब प्रॉपर एक क्लासेस शुरू होंगी तब हो जाएगा, क्योंकि जी अभी एक वो जो टॉपिक होगा उसके हवाले से सवाल जवाब हो जाएंगे। जी अभी बिल्कुल सिर्फ ठीक ये है। बता दें कि प्रैक्टिकल जो फिजिकल क्लासेस जो है जी ये कब से है, क्या टाइमिंग है इनकी? क्योंकि मैं दरमियान में ज्वाइन किया था तो शायद आपने शुरू में बताया ना हो, या बता दिया हो तो मुझसे मिस हो गया है। जी काइंडली मैं एक एक्शन दफ़ा बता दूंगा। रिपीट कर, ताकि जो है ना ये आसानी हो जाए। सर ये मेरा क्वेश्चन है। जी मुझे एक मिनट, अब तो रीम साहब एक मिनट रुकेगा। जी
जी, ये आईफोन वाले साहब ने जो क्वेश्चन किया था क्लास की टाइमिंग के हवाले से, तो हमारी क्लासेस जो है ना वेडनेसडे एंड थर्सडे को कंडक्ट हुआ करेंगी फिजिकली भी, और ये जूम पे भी अवेलेबल हुआ करेंगी, और इसकी क्लास की टाइमिंग हुआ करेगी 6:30 से लेके 8 बजे तक। जी, आईफोन साहब आपका क्वेश्चन एड्रेस होगा। जी जी सर, थैंक यू, बहुत सही है शुक्रिया। जी। अब्दुल रहीम साहब आप बताइए। सर ये जैसे आपने कहा कि मैं अपने हिस्से का काम करूंगा और आप अपने हिस्से का, हम भी अपने हिस्से का पूरी दिलजोई से काम करते हैं, तो ये कोर्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे खड़े होंगे? जी, हमने बहुत सारी, इसमें आप ओरिएंटेशन को दोबारा देखिएगा, हमने बहुत सारे काम देखे कि जो आप अपना कोर्स लेने के बाद ये काम टास्क परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल होंगे। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप रजिस्टर कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, चैम्बर में रजिस्ट्रेशन, सारे आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ये ठीक प्रोफेशनल है। टास्क भी है ना, जो प्रोफेशनल वर्क है, ये आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यानी कि कुछ फिर कुछ कहते हैं कि आप फिर ये 2-3 महीने की इंटर्नशिप करें फिर आप इस काबिल होंगे, मतलब। देखिए, कोई भी चीज आप पहले दिन पढ़ेंगे तो आप 100% उसमें मुकम्मल तौर पे तो एक्सपर्ट नहीं बन सकते ना। लर्निंग इसी तरह होती है कि आप एक अपनी, देखिए मुझे आप बताएं, आपने जितनी चीजें आज तक आप अपना नॉलेज है, क्या आपने 10th क्लास में ये सारा कुछ पढ़ा था? नहीं सर। नहीं ना। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जी। आपने चीजें लर्न करी हैं। ठीक है। इसी तरह क्या होता है, जो भी आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे कंसल्टेंट हैं, चाहे लॉयर हैं, आपको क्या होगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, किताब से दोस्ती रखनी पड़ेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने कैरियर के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ टाइम के ऊपर अपने काम के मुख्तलिफ पहलुओं से लर्न कर रहे होंगे। सर तो ये इसका देखिए, मतलब ये है तो फर्म के इसी साथ तरह। ही हम जी बिल्कुल। अटैच देखिए, होंगे। कोशिश करेंगे, एक एफर्ट करेंगे, उसमें कुछ लर्निंग होगी, फिर आपके पास एक नई टास्क आएगा, आप उसमें एफर्ट करेंगे, उसके साथ लर्निंग होगी। तो आपको सारी उम्र जो है ना, टैक्स कंसल्टेंसी में लॉयर के तौर पे या डॉक्टर के तौर पे आपको क्या करनी है, तालिब इल्म के तौर पे ही गुजारना होती है। सही। जी ओके अब्दुल रहीम ठीक। साहब। जी ओके। जी अदनान असलम साहब। सर मेरी आपको। जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज। अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने आपकी ओरिएंटेशन सुनी है, शायद मैं उसमें जी एक चीज़ मिस कर गया हूँ या आपने उसमें बताया होगा। जी एक बताइए। क्या है कि मैं, क्योंकि ऑलरेडी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अकाउंट्स हूँ, उसके मुझे टैक्सेशन और उसकी रिटर्न्स के हवाले से तो नॉलेज है। लेकिन जी क्योंकि इस कोर्स करने का एक बेसिक मकसद तो यही है कि हम कंसल्टेंसी या जो इनकम टैक्स रिटर्न्स करते हैं उस हवाले से जो है ना हम काम शुरू कर सके अपने पर्सनली भी या उसके साइड में भी। अब ठीक है। पाकिस्तान में देखें मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज हैं। अगर मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ आज एनपीओ के हवाले से तो मुझे करने में शायद उतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मैं अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का या किसी भी दूसरी कंपनी का इंडस्ट्री की रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो उस हवाले से उसके अपने लॉज हैं और अपनी इम्प्लीकेशंस है उसकी। तो उस हवाले से भी कोई तरीका बताया जाएगा कि जब मैं स्विच करूंगा एक रिटर्न फाइल करते हुए इंडस्ट्री को, तो मुझे उस वक्त कौन सी चीज़ों से कहाँ से स्टडी करनी चाहिए कि उसके लॉज क्या हैं। इस हवाले से भी नॉलेज इसमें प्रोवाइड किया कानून जाएगा एक क्या? समंदर है, कानून एक समंदर है जिसका कोई दूसरा किनारा नहीं है। आप जी लाइब्रेरी जी में चल जाए, इतना कानून पढ़ा है। हम अपने आप को आपको प्रिंसिपल सिखा रहे होंगे, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न में देख रहे होंगे ना, हम देखेंगे कि इंडिविजुअल रिटर्न की पर्सन की कैसे रिटर्न आती है। उसमें अगर उसकी इनकम जी से फ्रॉम सैलरी आ रही होगी तो इसको हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है। अगर एक इंडिविजुअल बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसकी रिटर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस को हम कैसे वर्कआउट करेंगे। देखिए, बिजनेस में ठीक क्या है। होंगे, आपकी आमदन होंगे, आपके अखराजात होंगे ना, इन्हीं को जी आपने जी इनकम टैक्स लॉ की नजर से देखना होगा ना। जी जी ऐसी। फिर अगर आप देखेंगे, अगर आप काम कर रहे होंगे, ट्रेडिंग का काम कर रहे होंगे, तो आपको चीजें क्या हो रही होंगी, आप एक जगह से चीजें खरीद रहे होंगे, दूसरी जगह बेच रहे होंगे, कुछ आपके एक्सपेंसेस जी इंकर ऐसी। हो रहे होंगे। फिर अगर आप हाँ जी। मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे और फिनिश गुड्स बना के बेच रहे होंगे। तो आपके क्या जी होंगे, जी एक्टिविटीज डिफरेंट होंगी आपके, लेकिन खर्चे तो वही रहेंगे ना, खर्चों की नौयत बदल जाएगी लेकिन रहेंगे तो खर्चे ही ना। जी जी ऐसी। आपने उनकी आमदन और उन अखराजात का तखय्युल, मतलब उनका अंदाजा करना है, उसको वर्कआउट करना है। जी जी ऐसी। तो वो हम जब इनकम ठीक है। फ्रॉम बिजनेस पढ़े होंगे तो वो फिर आपको इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली हो जाएगा कि हमने इसको इनकम फ्रॉम चलो बिजनेस को ठीक कैसे ठीक। वर्कआउट करते हैं। चलें फिर ड्यूरिंग सेशन भी इस पे इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे आपको इस बिल्कुल, हवाले जी से। इसके लिए जरूर। खर्चों के लिए एडमिजिबल और इनएडमिजिबल का एक कॉन्सेप्ट होता है। वो जब जाहिर है जब हम बिजनेस इनकम करेंगे तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर आपका बिजनेस किसी भी सेक्टर में हो सकता है, उसमें कोई एक खर्चा आपके लिए इनएडमिजिबल हो सकता है, वो एड बैक हो जाएगा। एडमिजिबल जी जो है जी वो आप उसको डिडक्ट कर लेंगे, ये आप आगे जाके डिस्कस होगा।
अदनान साहब। जी एग्जैक्ट मैं यही क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन था जो हाँ आप बस अभी वो बता आप रहे हैं। तसल्ली रखें, वो आगे आगे जाके डिस्कस होगा। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। किसी और का सवाल है? अदरवाइज जिन लोगों के हैंड रेज थे उनके सवालात तो हो गए, बाकी लोगों के भी अगर किसी का सवाल है आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं सेशन में। अदरवाइज इंशाल्लाह अगले वेनसडे को हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, वेनसडे थर्सडे की। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन था, तो वेनसडे को मुलाकात होगी आपसे। जिसके भी जहन में कोई सवाल है वो अभी पूछ सकता है। एनीवन जिसके जहन में कोई सवाल हो, कोई सवाल करना चाह रहा हो। जी अली शेर साहब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 2-4 दिन से मैं ना आईरस का पोर्टल देख रहा था, उसमें सर अभी वो सेल टैक्स के लिए वो एक क्यूआर कोड आता है सर, उसका थोड़ा जी बता बस सकते हैं आप? ये इन्होंने एक नई चीज इम्प्लीमेंट की है। वो थोड़े से आप कह लें कि काइंड ऑफ सिक्योरिटी फीचर जो है ना, ये नए नए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देखें इसके ऊपर बैकलैश भी आ सकता है और एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। ये उसको कितना कन्वीनियंट करते हैं वो बता देंगे। ठीक है, अगर ये सिस्टम ना चल सका तो ऑब्वियसली जो हमारी एक कम्युनिटी है टैक्स कंसल्टेंट्स की, इन्होंने ही उसके गले पड़ जाना है एफबीआर के। उनको उससे विड्रॉ करना पड़ जाएगा। ठीक हो गया। अगर सर ये हो जाता है, अगर वो नहीं हटाते तो फिर तो सर ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। फिर तो हाँ बिल्कुल मसले मसाइल तो आएंगे। आपको उस बंदे के साथ जो है ना वो मुसलसल कांटेक्ट में रहना पड़ेगा जब भी आपने उसकी रिटर्न करनी है, और हर बंदा हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो खैर इसके ऊपर देखें एफबीआर क्या डेलिब्रेशन करता है। कंसल्टेंट्स की तो एक अपनी अप्रोच बन रही होगी। जी। वैसे सर इसको कोई डॉज करने का कोई तरीका है? नहीं, देखिए अभी नहीं। आपके लिए ना अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ये सारे काम आप परफॉर्म कर सकती हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। आपने इनकी चीजों की बैकिंग भी पढ़ी जी जी होगी। जी, जब आप आप प्लीज कंटिन्यू करें सर, उधर फिजिकल में आंसर कर रहे हैं। जी अली शेर। सर मैं पूछ रहा था सर, इसको कोई डॉज करने का तरीका नहीं है, अभी कोई अभी आसान नहीं हो है, जाए? अभी नहीं है। हमारा अपना भाई यही काम है, अभी नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, जी थैंक यू सर। जी रोजीना आपका क्या सवाल है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले तो मैं बता दूं, मैं ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ। बेसिकली मैं भी ठीक। टैलेंट न्यू हूँ। तो मैं यही चाह रही थी कि मैं अपनी जाहिर सी बात है फील्ड में आगे जाऊँ। तो मैं ये चाह रही थी कि इसके लिए आप कोई बुक रिकमेंड करेंगे कि हम कोई जी परचेज कर लें अ, तो हम फिर। आपको हम आपको कोई इजी बुक जो है वो सजेस्ट कर देंगे, लेकिन हमारी अप्रोच ये वाली नहीं होती फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि हम ना तो हम ये कहते हैं कि हमने आपको बुकिश नॉलेज देना है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आपको जब तक लॉज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके कनेक्टिंग रूल्स का पता नहीं होगा, तो फिर आप एडवाइजरी को तो भूल जाएं, फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ जा रहे होंगे, तो वो हमने आपको नहीं बनाना। हाँ, आपको जी जी सिनेरियोज के लिए, टैक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो एक बुक आपके साथ सॉफ्ट में शेयर की जाएगी, उसको आप प्रिंट करवा लें। ठीक है, बाकी जी अगर आप क्लासेस में कंटिन्यूटी के साथ आती हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जी आपको सर। हमने बेर एक्ट से ज्यादा हमारा फोकस होगा कि बेर एक्ट की इंटरप्रिटेशन आपको सिखाएं। आपने कोई भी चीज देखनी है, आप बेर एक्ट जाके खोल के देखें, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है या सेल टैक्स एक्ट है। ठीक है, आप उसको जाके देखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो जी सही हो गया। थैंक यू। और किसी का सवाल हो? आई गेस सबके सवालात हो गए हैं। वन लास्ट अपॉर्चुनिटी, अगर किसी का सवाल है तो वो कर सकता है, अदरवाइज इंशाल्लाह हम फिर वेनेसडे को मिलते हैं। जी सर ये जवेरिया। जी जवेरिया आप पूछिए प्लीज। जवेरिया आपने हैंड रेज किया है। जवेरिया को आई गेस आवाज नहीं जा रही। जवेरिया आपका माइक म्यूट है। और किसी का सवाल नहीं है? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले वेनेसडे को हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वेनेसडे थर्सडे। तो अगले वेनेसडे को जो है इंशाल्लाह क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। टिल देन सब लोग अपना ख्याल रखें। एक्सक्यूज मी सर, सर एक जी क्वेश्चन पूछूं? जी। सर ये जो सर्टिफिकेट है ये बाय पोस्ट घर आएगा? अगर आप वर्चुअल क्लासेस में इनरोल हुए तो बाय पोस्ट आएगा। फिजिकल में जो भी होते हैं वो कैंपस से रिसीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो फिजिकल के लिए इनरोलमेंट करवाई है ना, फिजिकली हमने क्लासेस। थैंक यू सर। थैंक यू जी।
ओके जी, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी, आस पड़ोस का भी, और इंशाल्लाह अगले वेनेसडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।